अध्याय 361 सुकैनी। अपने स्नान के बाद जियाओ लो बिस्तर पर लेट गया और उसका दिमाग विरोधाभासी विचारों से भर गया। उसने अपने दिल में एक अकथनीय गर्मी महसूस की और उसे यकीन नहीं था कि इसका उस पहली रात से कोई लेना देना था जो उसने सुली के साथ साझा की थी। उस कामुक रात के दृश्य उसके दिमाग में चलते रहे। लिविंग रूम में सोफे से लेकर मास्टर बेडरूम में बिस्तर तक उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से याद था, जैसे कि यह केवल एक दिन पहले हुआ था। अगली सुबह सु जियाओबेई अपने सामने के दरवाजे पर दस्तक देने आया। ठीक घड़ी पर उसे नाश्ते के लिए बुलाया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसकी छोटी राजकुमारी सु जियाओबेई उज्जवल रूप से मुस्कुरा रही है और अपने मनमोहक पोशाक में आकर्षक लग रही है। सु जियाओबेई किसी और के साथ था। उसके पीछे एक युवक खड़ा था जिससे जियाओ लो परिचित नहीं था। उनके बालों को एक इलेक्ट्रिक पीले रंग से रंगा गया था और उन्होंने कान छिदवाने पहने थे। वह एक काले चमड़े की जैकेट में सजे हुए थे जिसके कंधों को डराने वाले स्पाइक स्टड से सजाया गया था। उनके पास चिकनी गोरी त्वचा के साथ कुछ हद तक आकर्षक विशेषताएं थी और उनकी आंखें आईलाइनर से बढ़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह से वह कपड़े पहनते थे और खुद को ले जाते थे उसमें उनके पास एक शानदार धार थी। वह निश्चित रूप से भीड़ में खड़े होते थे। क्या आप जियाओ लो हैं? युवक ने उदासीन दिखते हुए और अपनी सामने की जेब में अपना बायां हाथ रखकर खड़े होकर पूछा। हाँ, और तुम हो? जियो लो ने जवाब दिया। लड़के ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम यह भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? क्या तुमने सिर्फ मेरी बहन से शादी नहीं की? आपके दिमाग को शॉर्ट सर्किट किया जाना चाहिए। क्या आप सुकैनी है? शियाओ लो ने सूली को अपने भाई के नाम का उल्लेख करते हुए याद किया जब वह सूली के साथ अपनी माँ के घर गए थे। हो, ऐसा लगता है कि आपकी आंखें अभी भी ठीक है। सुकैनी जियाओ लो को देखते हुए अपना सिर घुमा रहा था, जिससे यह आभास हो रहा था कि वह कहीं और होगा। फिर उन्होंने जियाओ लो पर एक अच्छी नजर डालने के बाद भौहें सिकोड़ी और कहा, आप उतने महान नहीं दिखते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपका स्वभाव मुझसे बेहतर है। मुझे आश्चर्य है कि मेरी बहन ने कभी आपको क्यों चुना। ओह ठीक है, कम से कम आप उस मैन से बेहतर हैं, यांग होंगजी। क्या यह एक प्रशंसा थी? जियाओ लो को नहीं पता था कि इसका क्या करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सुकैनी को कैसे देखता था। उसने जो कुछ भी देखा वह उसके सामने खड़ा एक अभिमानी छोटा सा लट्टू था। तो आप वैसे भी किस में अच्छे हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुकैनी ने उत्सुकता से नीले रंग से पूछा। क्लबिंग, कार रेसिंग, केंडो। जैसे ही उन्होंने जियाओ लो से सवाल पूछा उन्होंने अचानक खुद को एक शानदार और रोमांचक मूड में पाया। चारों ओर नृत्य किया और इशारे किए। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यहाँ तक कि अगर वह उन लीलाओं में से किसी में भी था तो भी उसने ना कहा होगा, क्योंकि सुकैनी उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वह खुद को जोड़ना चाहता था। सुकैनी ने तुरंत निराशा में नाक भौं सिकोड़ी, अपनी जीभ क्लिक करते हुए अपना सिर हिलाया। TSK, ऐसा लगता है कि आप और मैं एक ही सर्कल में नहीं है। क्या आपको अपने छोटे बहनों के साथ कुछ साझा हित रखने की पहल नहीं करनी चाहिए? मैंने सोचा था कि चूंकि आपने मेरी बहन से शादी की है इसलिए आप हाँ कह सकते थे, और भले ही आप उनके बारे में नहीं जानते थे आप कहीं से सीख सकते हैं। उन्होंने अफसोस जताया। वैसे अपने बारे में बहुत अधिक मत सोचो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपसे बात करने की जहमत भी नहीं उठाता, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे परिचित होने के लिए कहा था। अंकल, ऐसा मत कहिए। पिताजी जानते हैं कि कई चीजें कैसे करनी है। सु जियाओबेई परेशान था। उसने तुरंत अपना सिर उठाया, अपने होठों की प्रशंसा की और जियाओ लो के लिए बात की। छोटी राजकुमारी, उसका चेहरा मुझे बताता है कि वह बिना पॉलिश वाला है, बस एक आम व्यक्ति है। वह हमारे सामाजिक दायरे से संबंधित नहीं है और केवल मेरी बहन को कुबर करना जानता है। सुकैनी सु जियाओबेई के बगल में बैठ गया और उसने जियाओ लो के आराम के लिए थोड़ा स्पष्ट रूप से बात की। अपनी बहन को कुबर दें? क्या @ शियाओ लो की तत्काल प्रतिक्रिया सु जियाओबेई के कानों को कवर करने के लिए थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास लगभग सुकैनी को पीछे से एक किक देने का आग्रह था। यह नौजवान बिल्कुल झांग दशान की तरह था, जो कुछ भी कहने के लिए पर्याप्त साहसी था। जिस क्षण वे सु ली के अपार्टमेंट में पहुंचे, चाची ली ने पहले से ही मेज पर नाश्ता रखा था। बेटा, जो साले तुमने मुझे दिया है वह मेरे घेरे में फिट नहीं बैठता। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इसलिए उसके साथ मिलना असंभव होगा। मुझे लगता है कि हम अपनी चीजें खुद करने से बेहतर है और एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते हैं। जैसे ही वह दरवाजे से चला गया, सुकैनी जोर से चिल्ला रहा था। सूली शर्मा गई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जियाओ लो को पता चले कि उसने सुकैनी को उससे परिचित होने का निर्देश दिया था। वह गुस्से से अपने भाई पर चमक उठी और बोली, तुम इतनी सुबह किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे लगता है कि आप इस महीने के लिए अपनी पॉकेट मनी नहीं चाहते हैं। इसने सनकैनी को तुरंत चुप कर दिया और उसका पूरा व्यवहार बदल गया, क्योंकि उसने चुपचाप खुद को एक सीट पाया और एक और शब्द कहे बिना नाश्ता करना शुरू कर दिया। शियाओ लो ने सु जियाओबेई को ले जाने के पीछे से पीछा किया और उसने उसे सुरक्षित रूप से अपनी उच्च कुर्सी पर रखा और फिर उसके बगल में बैठ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सूली को देखा और मुस्कुराया। ओह, कपड़ों के लिए धन्यवाद। सूली ने चुपचाप उसकी ओर देखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा, फिर तुरंत बातचीत का विषय बदल दिया। जल्दी करो और खुदाई करो। मुझे नाश्ते के बाद काम करना है। मैं आज आप दोनों के साथ जियाओबेई छोड़ रहा हूँ। हम? आपका मतलब है हम दोनों? बेटा, क्या तुम अपने दिमाग से बाहर हो? मुझे नहीं पता कि बच्चों की देखभाल कैसे करें, और इसके अलावा मेरे पास बाद में भाग लेने के लिए केंडो प्रशिक्षण है। मेरे पास समय नहीं है, सुकैनी ने अपनी चुप्पी से बाहर आते हुए कहा। मुझे केवल पिताजी की जरूरत है जो मेरी देखभाल करे, मुझे अपने चाचा की जरूरत नहीं है। सु जियाओबेई ने जवाब दिया कि उसने अपने मुंह के किनारों को थपथपाते हुए एक चम्मच कांगी को दबा दिया। चूंकि सुकैनी ने उसके साथ जाने के लिए अनिच्छा दिखाई, इसलिए उसने तुरंत यह कहते हुए पलटवार किया कि उसे अपनी कंपनी रखने की आवश्यकता नहीं थी। सूली ने सुकैनी पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा, चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास क्या है, बस उन सभी को एक तरफ रख दे। इसके अलावा यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि आप केंडो कक्षाओं में क्यों भाग ले रहे हैं। आप केवल उन विकृत चीजों के पीछे हैं। मुझे इसे जोर से कहने में भी शर्म आती है। क्या विकृत बातें? क्या मैं तुम्हारे लिए भाभी की तलाश नहीं कर रहा हूँ? यह एक गंभीर व्यवसाय है। ठीक है, ठीक है, मैं इसे करने के लिए सहमत हो जाऊंगा। ठीक है, यह सिर्फ छोटी राजकुमारी की देखभाल कर रहा है ना? लेकिन मेरी एक शर्त है, सुकैनी ने जवाब दिया, अपनी बात रखने के लिए अपनी तर्जनी उंगली बढ़ाई। बोलो।
सूली ने अपना सिर नीचे किया और सुकैनी की मांग सुनने के लिए इंतजार करते हुए नाश्ता जारी रखा। मैंने पिछली वाइल्ड वुल्फ रेसिंग चैंपियनशिप में अपनी कार खो दी थी। आपको शेन टिंग्यान से इसे वापस जीतने में मेरी मदद करने के लिए कहने की जरूरत है, सुकैनी ने कहा। सूली ने तुरंत गुस्से में अपना कटोरा और चॉपस्टिक्स नीचे रख दिए और उसने उसे देखा, शांत रहने की कोशिश की। हाँ, तुम कब सीखोगे? ऐसा कितनी बार हुआ है? ठीक है, 3 बार। सुकैनी ने मुश्किल से श्रव्य आवाज में जवाब दिया, और अगर वह अपने कॉलर के नीचे अपना सिर छिपा सकता था तो वह होता। वह पहले ही आपको 2 बार इसे जीतने में मदद कर चुकी है। आप अपना सबक कैसे नहीं सीख सकते थे? आप वास्तव में फिर से दौड़ में वापस चले गए, बस आप क्या सोच रहे थे? सूली अब वास्तव में परेशान था। इसे देखने से यह मुख्य कारण था कि वह उसे ढूंढने आया था। उनके दोस्त शेन टिंग्यान कार रेसिंग में एक शीर्ष श्रेणी के दिग्गज थे। अपने उत्कृष्ट ड्राइविंग कौशल के साथ वह अपने अक्षम भाई को पिछले 2 मौकों पर अपनी स्पोर्ट्स कार वापस जीतने में मदद करने में कामयाब रही थी। सिस, यह 3 बार रुकता है, मैं कसम खाता हूँ, और जब तक वह मुझे इस बार वापस जीतने में मदद करती है, मैं फिर कभी दौड़ नहीं लगाऊंगा। सुकैनी ने अपनी ईमानदारी और गंभीरता दिखाने के लिए अपने झुके हुए सिर के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए अनुरोध किया। इसके बारे में सोचना भी मत। आप पहले ही इसे खो चुके हैं, इसलिए ऐसा ही हो। और यह मत सोचो कि मैं आपको एक नया लेने के लिए पैसे दूंगा, आप भविष्य में मेट्रो या सार्वजनिक बस ले सकते हैं। सूली ने आगे चर्चा करने से इनकार कर दिया और अपना नाश्ता जारी रखा। जियाओ लो ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना, अपना नाश्ता खा रहा था और काटने के बीच सु जियाओबे के साथ बातचीत कर रहा था। सूली वाला चर्चा समाप्त करने के बाद जियाओ लो ने पूछा, आपको बे की देखभाल करने के लिए हम दोनों की आवश्यकता क्यों है? मैं इसे खुद से संभाल सकता हूँ। सूली ने अपना सिर उठाया और जियाओ लो को आंखों से देखा, जिसने उसे बताया कि वह समझाने नहीं जा रही थी और उसे एक सवाल के साथ उसकी व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। अपनी बहन के साथ कुछ ब्राउनी अंक हासिल करने की कोशिश करते हुए सुकैनी ने तुरंत जियाओ लो को डांटा, आपके साथ क्या गलत है? मेरी बहन की इच्छा हमारी आज्ञा है, आपके पास इतने सारे प्रश्न क्यों हैं? क्या क्या आपको लगता है कि आप 100,000 क्यों पढ़ रहे हैं? बेशक, सुकैनी बच्चों के लिए विज्ञान पुस्तकों की उस बहुत लोकप्रिय संग्रह श्रृंखला का उल्लेख कर रहे थे। अध्याय 362, गंभीर रूप से बुलेटिंग। शियाओ लो को सूली के अनुरोध के साथ कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा उसके पास दिन के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं था और वह सु जियाओबे से अपने वादे को पूरा करने की योजना बना रहा था कि वह उसे थीम पार्क में ले जाएगा। यह सुंदर मौसम को देखते हुए ऐसा करने के लिए एकदम सही दिन था। सूली अपने भाई को टैग क्यों करना चाहती थी, वह इसे समझ नहीं सका। सूली को ऐसा लगता था कि वह चाहती थी कि वह अपने बहनोई सुकैनी से परिचित हो जाए, लेकिन क्या यह भी संभव था? यह पहले से ही तय था और उन्होंने इसे अधिक सोचने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा उन्हें सुकैनी वह प्रतिकारक नहीं लगा, लेकिन इसके विपरीत वह काफी दिलचस्प चरित्र था। आप गंभीर नहीं हो सकते, यहाँ से बाहर चले जाओ। आप इतनी दयनीय क्यों हैं? इतनी कम अंक वाली कार चला रहे हैं जो $200,000 के लायक भी नहीं है। मैं इसके साथ लड़कियों को कैसे चुन सकता हूँ? यह इसे काट नहीं देगा। मुझे अपनी बहन की फेरारी की चाबी मांगने की जरूरत है। पार्किंग में जियाओ लो की कार पर एक नजर, एक चंपची, और सुकैनी तुरंत मुड़ गए और अपार्टमेंट में वापस चले गए। वह केंडो कक्षाओं में भाग लेने का एकमात्र कारण यह था कि एक लड़की जिसे वह पसंद करता था वह भी वहां प्रशिक्षण ले रही थी। पहले जब उनके पास अभी भी बेंटले था तो वह हर दिन ड्राइव करते थे, सिर्फ दिखावा करने के लिए। और अब कम कीमत वाली घरेलू कार में पहुंचने के बाद उन्हें अचानक केंडो जिम में दिखाने का साहस नहीं मिला। लेकिन वह कुछ कदम चलने के बाद ही रुक गया और वापस कार की ओर चल पड़ा। उसे अचानक सूली की चमक दिखाई दी जो उसके चेहरे पर अपनी तर्जनी उंगली लहरा रही थी और उसे कान लगा रही थी। अपने बेंटले को खोने के बाद अगर वह अपनी फेरारी की चाबी मांगता है तो उसे निस्संदेह जलते कोयले के बिस्तर पर खींच लिया जाएगा। इसे भूल जाओ, चंपची को करना होगा। आइस फेस, मुझे कहना होगा, परिवार में आपका दृष्टिकोण बहुत कम है और यह लगभग ऐसा लगता है जैसे मेरी बहन ने अभी अभी एक जिगोलो को अपनाया था। आपको और अधिक मेहनत करने की जरूरत है दोस्त। आपको एक दिन उठना होगा और एक आदमी के रूप में अपनी गरिमा अर्जित करनी होगी। लेकिन मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने शियाओ लो की पीठ को गंभीरता से थपथपाया। आइस फेस उपनाम था जिसे उन्होंने जियाओ लो दिया था। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जियाओ लो मुस्कुराया और अपनी आंखें घुमा ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सु जियाओबे को एक शब्द समझ में नहीं आया जो उसके चाचा कह रहे थे और यहाँ से जियाओ लो और सुकैनी के बीच स्विच करता रहा। अंत में उसने बस एक उलझन भरे भाव के साथ अपने गालों को रगड़ा। आइस फेस, चलो पहले केंडो जिम जाते हैं, फिर हम छोटी राजकुमारी को दोपहर में थीम पार्क में ले जा सकते हैं। कार में आने के बाद सुकैनी ने आज के लिए अपनी योजना बताई। आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। मैं जियाओबे कंपनी को खुद रख सकता हूँ, जियाओ लो ने कहा। सुकैनी ने तुरंत आपत्ति जताई, नहीं। एक सच्चा आदमी अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटता। मैंने पहले ही अपनी बहन से वादा किया है और इसके अलावा हालांकि लिल की राजकुमारी आपको पिताजी कहती है, आप अभी भी दिन के अंत में एक बाहरी व्यक्ति हैं। आप उसके साथ खून से बंधे नहीं हैं और लिल की राजकुमारी बहुत प्यारी है। अगर आप उसे बेचने का फैसला करते हैं तो मैं क्या करूंगा? शियाओ लो अवाक था। आप सिर्फ बकवास करते हैं अंकल। मेरे पिताजी बेबे को कभी नहीं बेचेंगे। सु जियाओबे ने विरोध किया। मूर्ख लड़की, तुम अभी भी एक बच्चा हो और तुम अभी भी समाज के खतरों को नहीं समझते हो। क्या आपको याद है कि जियांगचिंग शहर में बुरे लोगों द्वारा आपका अपहरण कैसे कर लिया गया था? सु जियाओबे को नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए और वह बस इतना कर सकती थी कि सुकैनी को खाली रूप से घूरकर अपने होठों को थपथपाए। अंकल, मैं हमेशा सही हूँ। यही कारण है कि आपकी मम्मी ने मुझे टैग करने के लिए कहा। उसे डर है कि आपका फिर से अपहरण हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो पृथ्वी काबू में चली जाएगी। आप मुझे प्राप्त करते हैं। सुकैनी ने सु जियाओबे के सिर को थपथपाया क्योंकि उसने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से बात की। छोटी लड़की पूरी तरह से उलझन में थी और उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, ठीक है अंकल, तब आपको समझाएंगे। अगर आपका अपहरण कर लिया गया था तो आपकी मम्मी को आपको खोजने के लिए दुनिया भर में खोजना होगा, है ना? हाँ, सु जियाओबे ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, इसलिए अगर आपकी माँ आपको ढूंढने जाती है तो इसका मतलब होगा कि उनके पास फिल्मों में अभिनय करने, एल्बम रिकॉर्ड करने, विज्ञापनों की शूटिंग करने या यहाँ तक कि वीबो पर अपनी स्थिति पोस्ट करने का समय नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी मम्मी के 70 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं? यदि आपकी मम्मी के प्रशंसकों को उनकी कोई भी नई परियोजना देखने को नहीं मिलती है और लंबे समय तक कोई अपडेट प्राप्त होता है तो आपको क्या लगता है? हाँ, वे पागल हो जाएंगे और एक बार ऐसा होने के बाद वे काम करने के लिए दिल खो देंगे, हड़ताल पर जाएंगे, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरेंगे और सामाजिक अव्यवस्था का कारण बनेंगे। आप मुझे पकड़ लेंगे।
सुकैनी ने पूर्ण विश्वास के साथ बात की और सू जियाओबे उस पर अपनी आंखें रखते हुए और उसके द्वारा बोले गए हर शब्द को सुनते हुए बह गया। उन्होंने आगे कहा, और एक बार जब हमारा समाज अशांति में होगा तो देश उथल पुथल में होगा और फिर हमारे दुश्मन हम पर हमले करने के अवसर का लाभ उठाएंगे। एक बार जब दो देश युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो उनके सहयोगी इसमें शामिल हो जाएंगे, फिर वे पूरी दुनिया में लड़ेंगे और अंत में यह तीसरा विश्व युद्ध लाएगा। और जब कुछ देश हताश हो जाएंगे तो उन्हें अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। यदि हर देश अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करता है तो पृथ्वी माता अंततः नष्ट हो जाएगी, एक धूल कण बन जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह डरावना है। इसलिए पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कृपया खुद का अपहरण न करें। सुकैनी शुद्ध ड्राइवल उगल रहा था, वह गंभीर रूप से चिल्ला रहा था। लेकिन सू जियाओबे यह सब भिगो रही थी, गंभीरता से अपना सिर हिला रही थी और वास्तव में हर शब्द सुन रही थी। जैसे ही वह ड्राइव करता और सुनता था, जियाओ लो पूरी तरह से खुश था। सुकैनी का गिबरिश तैयार करने का कौशल झांग दाशान की बराबरी कर सकता था, एकमात्र अंतर यह था कि झांग दाशान के साथ यह मजाक के रूप में सामने आएगा, जबकि सुकैनी के मामले में उन्होंने अपनी बकवास को बहुत अधिक गंभीरता से दिया। आइस फेस, चूंकि आप पहले से ही मेरी बहन से विवाहित हैं, इसलिए आपको एक भव्य शादी के रिसेप्शन की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी बहन एक सेलिब्रिटी हो सकती है जिसके पास वह सब कुछ है जो वह चाहती है, लेकिन वह भी इंसान है। आप शादी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में लापरवाह नहीं हो सकते, सुकैनी ने कहा, अचानक विषय को जियाओ लो पर स्विच करते हुए। जियाओ लो केवल मुस्कुराया और चुप रहा। यह एक ऐसा विषय था जिस पर वह कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे। सूली के साथ उनकी शादी पारस्परिक सहमति से नहीं हुई थी, और न केवल उनकी सगाई नहीं हुई थी बल्कि उनका विवाह प्रमाण पत्र भी तीसरे पक्ष के माध्यम से लागू किया गया था, इसलिए वह खुशी से शादी कर लेंगे। शायद एक दिन सूली एक ऐसे व्यक्ति से मिलेगी जो उससे प्यार करता था, और फिर वे तलाक ले सकते थे और अपने रास्ते पर चल सकते थे। कम से कम मेरी बहन की दूरदर्शिता बहुत अच्छी है और उसने उस कुमबैग यांग होंगजी को नहीं चुना। मैं नाइट क्लब में यांग होंगजी से कई बार टकराया और वह एक कोने में छिपा हुआ था, लड़कियों को उनकी सेवाओं के बदले पैसे फेंक रहा था। क्या एक शुद्ध नस्ल की विकृति। केवल मेरी माँ इतनी मूर्ख थी कि उसकी उपस्थिति से धोखा खा सकती थी। सोचो कि वह एक उत्कृष्ट आदमी था। वह अपनी बेटी को कामोत्तेजक दवा देने के लिए खुद को कैसे आश्वस्त होने दे सकती थी। यह कहना उचित है कि वह एक जानवर से भी बदतर है। सुकैनी ने बहुत कुछ कहा। उसे इस घटना के बारे में अपनी माँ से पता चला था। यद्यपि उन्हें यह हास्यास्पद लगा कि उनकी बहन की शादी एक पूरी तरह से अलग सामाजिक स्थिति वाले एक असफल व्यक्ति से हुई थी, कम से कम वह उस जानवर यांग होंगजी से तबाह नहीं हुई थी। बस आप जानते हैं, आपकी बहन और मैं एक दिन हमारे रिश्ते को समाप्त कर देंगे, जियाओ लो ने कहा। सुकैनी एक पल के लिए चुप रहे और फिर कहा, शायद आप सही है। इस बारे में उसकी एक पारंपरिक मानसिकता है, लेकिन एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि यह शादी काम नहीं करेगी तो वह इसे खुद तोड़ देगी। वैसे भी मेरे दृष्टिकोण से आप मेरी बहन के लायक नहीं है, और उसके जैसे उत्कृष्ट व्यक्ति के लिए मुझे लगता है कि इस देश में केवल कुछ पुरुष ही उसकी बराबरी कर सकते हैं। आपके विचार बहुत गहरे हैं, मुझे कहना होगा, जियाओ लो ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलता है वह बकवास है। मैं एक दिन यह कहता हूँ और अगले दिन कुछ और। कभी कभी मैं अपने तर्क को भी नहीं समझता हूँ, सुकैनी ने जवाब दिया। मैं यह देख सकता हूँ। शियाओ लो ने बातचीत जारी रखे बिना ड्राइविंग जारी रखी, क्योंकि सुकैनी पहले से ही सू जियाओबे के साथ बातचीत कर रहे थे और विनोदी चुटकुले और मस्तिष्क टीजर दे रहे थे। सुकैनी कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपना मुंह आराम नहीं कर सकता था। कार का केबिन सू जियाओबे की उल्लासपूर्ण हंसी से भर गया था। जियाओ लो किसी ऐसे व्यक्ति को नापसंद नहीं कर सकता था जिसे सू जियाओबे पसंद करता था। इसके विपरीत उन्होंने सुकैनी को एक मजाकिया और बातूनी आदमी के रूप में सोचा। अध्याय 363 खोज। वे एक जेब्रा क्रॉसिंग पर रुक गए। सुकैनी अभी भी इसमें था, खुद को और भी अधिक विचित्र ड्राइव के साथ पछाड़ रहा था। जियाओ लो ने जो कुछ भी सुना उससे कुछ भी पता लगाने की बहुत कोशिश की जो तार्किक था, लेकिन अंत में उसे कुछ भी नहीं मिला। सुकैनी स्वभाव से क्रोधी था और वह बात करने के लिए बात करना पसंद करता था। वह सिर्फ मनोरंजन के विषय पर था, और उससे पहले वह अपनी विदेश यात्राओं के बारे में जा रहा था, और अब वह अचानक ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा था। यह जीवित सबूत था कि ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज प्रकाश नहीं थी, यह मानव विचार था। जियाओ लो चुप रहे क्योंकि उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रहे थे जो सुकैनी को अपने आत्मअवशोषित एकालाप के साथ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ब्रूम ब्रूम ब्रूम। काले रंग की हार्ले डेविडसन अपने बड़े ट्विन वी इंजन की विशिष्ट आवाज के साथ वहां से गुजरी और शियाओ लो के ट्रम्पची के बाईं ओर रुक गई जब वह रोशनी के हरे होने का इंतजार कर रही थी। चूंकि मोटरसाइकिल एक क्लासिक थी, जियाओ लो इस पर कई नजर डालने से खुद को रोक नहीं सका। सवार एक दाढ़ी वाला आदमी था जिसके पास धूप का चश्मा था। वह कोकेशियन था और अपने राइडिंग गियर में फैशनेबल लग रहा था, और उसने जो चमड़े की जैकेट पहनी थी वह सुकैनी के समान थी। वह मेरे जैसी ही शैली पहन रहा है। देखो, ऐसा लगता है कि हमारे इस विदेशी दोस्त के पास भी अच्छा स्वाद है, सुकैनी ने अप्रत्यक्ष रूप से खुद की प्रशंसा करते हुए कहा। अधिकांश विदेशी आगंतुकों ने आमतौर पर दोस्ताना और विनम्र होने के नाते खुद का एक अच्छा विवरण दिया, लेकिन यह विशेष व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने अपना सिर बगल में घुमाया और जियाओ लो की कार की खिड़की पर कफ का एक टुकड़ा थूक दिया। यह स्पष्ट नहीं था कि बाइकर ने जानबूझकर ऐसा किया था या नहीं, लेकिन किसी भी तरह से किसी की कार की खिड़की से चिपके कफ और स्पिटल की एक उदार खुराक एक घृणित दृश्य था। शियाओ लो तुरंत मुस्कुराया और बाइकर की आंखों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आदमी दूसरी तरफ मुड़ गया और सीटी बजाने लगा, इस बात से बेखबर कि अभी क्या हुआ था। सुकैनी नाराज हो गया और तुरंत कार की खिड़की को बंद कर दिया। बाइकर पर चिल्लाया, अरे तुमने हमारी खिड़की पर थूक दिया। आवाज सुनकर बाइकर आश्चर्य की अतिरंजित अभिव्यक्ति के साथ पीछे मुड़ा, अपने हाथ फैलाए और अंग्रेजी में पूछा, क्या तुमने हमारी खिड़की पर थूक दिया? सुकैनी ने फिर से कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं चीनी नहीं समझ सकता। बाइक सवार ने अपनी भौहें उठाई और अनभिज्ञता का बहाना किया। सुकैनी थोड़ा नाराज था, लेकिन उसने अपना गला साफ कर दिया और इस बार उसने अंग्रेजी में बात की, आपने हमारी खिड़की पर थूक दिया, आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने थूक दिया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो यार। मैंने कब थूक दिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे क्या आप हमारे साथ मूर्ख खेल रहे हैं?
हमारे पास कार में 3 जोड़ी आंखें हैं जिन्होंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखा। हमारी खिड़की पर वह घृणित चीज आपकी ओर से आई थी। सुकैनी घबरा गया। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया था कि बाइकर का स्वाद अच्छा था और उसी पल वह छाप गायब हो गई थी। बेटा, मुझे गलत मत समझो। जहां से हम आते हैं, हम अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी नहीं थूकते हैं। हम सभ्य लोग हैं। आदमी, बाइकर ने जवाब दिया, अपनी फोरफिंगर से आक्रामक रूप से सुकैनी की ओर इशारा करते हुए और किसी भी गलत काम से पूरी तरह से इनकार किया। सुकैनी अपने सिर पर 10,000 खुरों के वजन को महसूस कर सकता था और वह गुस्से में लगभग विस्फोट हो गया। उसने पहले बेशर्म लोगों को देखा था, लेकिन उसने इस आदमी के रूप में बेशर्म कभी नहीं देखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से थूक दिया, फिर भी वह अब इस तरह के सीधे चेहरे के साथ इसका जोरदार खंडन कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष की गलती थी। सुकैनी पागल हो रहा था और एक कठोर आवाज के साथ उसने कहा, आपको अब हमसे माफी मांगने की जरूरत है। क्या आप ऐसा किए बिना छोड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं? बियारारूम रूम। उनके पीछे से 3 और बड़ी बाइक आईं और ट्रम्पची के दोनों तरफ रुक गई। सवार विदेशी पुरुष भी थे और वे लंबे और बुरे थे। जैसे कि यह पर्याप्त धमकी नहीं दे रहा था, वे की तरह बहुत ही असभ्य दिखने वाली कार में भी घूर रहे थे। सुकैनी को अचानक एक अच्छे कारण से घबराहट महसूस हुई। वह तुरंत बता सकता था कि ये ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ गड़बड़ की जानी चाहिए। पहले थूकने वाला बाइकर अब उत्साहित दिखाई दिया और उसने सौहार्द का दिखावा छोड़ दिया। उसने अपने धूप का चश्मा उतार दिया, सुकैनी को देखा और चिल्लाया, अरे बच्चे, क्या आपको लगता है कि मुझे अभी भी माफी मांगनी चाहिए? यह विडंबना थी कि बाइकर ने धारा प्रवाह चीनी में यह कहा और फिर भी पहले सुकैनी को समझ नहीं सका। सुकैनी उत्तेजित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। वह अब जानता था कि बाइकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन साथ ही वह खुद को किसी भी परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अचानक जियाओ लो ने खिड़की को बंद कर दिया और कहा, आपको माफी मांगनी चाहिए। चारों बाइक सवार पहले तो चौंक गए और फिर वे हंसने लगे। थूकने वाले बाइकर ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की और कहा, ठीक है, मैं माफी मांगूंगा। मुझे खेद है, बेब। बाइकर ने मजाक उड़ाते हुए कहा और उसकी माफी में कोई ईमानदारी नहीं थी। जब रोशनी हरी हो गई तो थूकने वाले बाइकर ने उन्हें एक अजीब मुस्कान दी और शाप दिया, लानत है, बकवास पर दावत करो। फिर उसने जियाओ लो की खिड़की पर फिर से थूक दिया और अपने हार्ले पर तेजी से चला गया। जाते ही उन्होंने शियाओ लो को बीच की उंगली दे दी। उन 4 सितारों, ठीक है, अब मैं नाराज हूँ। सुकैनी इतने गुस्से में था कि उसे धड़कन हो रही थी और उसके फेफड़ों को लगा जैसे वे क्रोध से विस्फोट करेंगे। उन्होंने हमेशा विदेशियों को सभ्य व्यक्ति पाया था, लेकिन यह पहली बार था जब वह इस तरह के असभ्य लोगों से टकराया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं उन्हें पसंद नहीं करता, सु जियाओबे ने कहा, परेशान दिख रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था। जियाओ लो ने पलटकर सुकैनी से कहा, जल्दी से बे को अपनी सीट बेल्ट बांधने में मदद करें। आइस फेस, आप क्या करने जा रहे हैं? आप उनका पीछा करने के बारे में नहीं सोच सकते, है ना? वे 4 लोग उन लोगों की तरह नहीं दिखते हैं जिन्हें हमें अपमानित करना चाहिए। यदि हम उनका पीछा करते हैं तो हम वे हो सकते हैं जो अंत में पीड़ित होंगे। बेहतर होगा कि मैं आपको पहले ही चेतावनी दे दूं, मैं लड़ने में अच्छा नहीं हूं। मुझे हर लड़ाई में पीटा जाता है। सुकैनी ने एक दृष्टांत के बारे में बात करते हुए लिखा, जो व्यक्ति किसी स्थिति की अनिवार्यता को पहचान सकता है वह मनुष्यों के बीच एक पैरागॉन है। जियाओ लो को समझाने के लिए कि उसे सिर्फ एक पल के क्रोध के कारण खुद के लिए परेशानी खोजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन निश्चित रूप से जब वह बोल रहा था उसके हाथ सु जियाओबे की सीट बेल्ट को झुकाने में व्यस्त थे। जियाओ लो ने उसके शब्दों का जवाब नहीं दिया। यह देखने के बाद कि सुकैनी ने सु जियाओबे की सीट बेल्ट को सुरक्षित कर लिया था, उन्होंने कार के स्पोर्ट मोड को सक्रिय किया और अपने पैरों को त्वरक पर पटक दिया। वीआरओएमएमएमएम। काले रंग की ट्रम्पची एसयूवी एक दहाड़ते हुए जानवर की तरह आगे बढ़ी और सुकैनी, जिसे गार्ड से पकड़ लिया गया था, को वापस उसकी सीट पर फेंक दिया गया। आइस फेस, क्या आप असली हैं? आप हमें मार डालेंगे। सुकैनी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो राइडर्स का पीछा करने के लिए पर्याप्त साहसी होंगे। घबराहट में उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध ली और चिल्लाया, आप इस कार में अकेले नहीं हैं, छोटी राजकुमारी और मैं भी है। गुस्से के एक पल में मूर्खतापूर्ण चीजें न करें। अगर यह कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो इससे 3 लोगों की जान चली जाएगी। कृपया इसके बारे में ध्यान से सोचें। ऐसा मत कहो अंकल। पिताजी ड्राइविंग में वास्तव में अच्छे हैं, इसलिए हम दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे। तेज पिताजी, तेज। सु जियाओबे उत्साह से हंस रहा था, पीछा करने को मजा और खेल से ज्यादा कुछ नहीं सोच रहा था। उसके बगल में अंकल कैनी हरे रंग में बदल रहे थे। जियाओ लो ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से सु जियाओबे को देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ठीक है। फिर उसने फर्श पर नीचे तक त्वरक पर कदम रखा। इंजन सीमा तक धकेले जाने के कारण गरजने लगा और कार तेज गति से चलने वाली गोली की तरह तेजी से तेज हो गई। कार इतनी तेजी से यात्रा कर रही थी कि उन्हें खिड़की के बाहर से तीखी हवाएं सुनाई दे रही थी। जब सुकैनी ने स्पीडोमीटर पर नजर डाली तो उन्होंने देखा कि कार 140 मील प्रति घंटे तक बढ़ गई थी। वह इतना डरा हुआ था कि उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है और जियाओ लो से बात करने के अंतिम प्रयास में उसने कहा, आइस फेस, मुझे पता है कि इस सड़क पर बहुत कम कारें हैं, लेकिन हम एक शहर में हैं, ठीक है? ऐसा मत करो। क्या तुम्हें अपनी कार के गिरने का डर नहीं है? चिंता मत करो, मुझे पता है कि यह कार क्या करने में सक्षम है। जियाओ लो ने शांति से जवाब दिया। वह कभी भी उन बाइकर्स के साथ उपद्रव नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके बुरे व्यवहार ने उसके अंदर कुछ ट्रिगर किया और जियाओ लो के साथ एक बार जब उसे उकसाया गया तो उसे कोई रोक नहीं पाया। काले रंग की ट्रम्पची एसयूवी ने एक के बाद एक कारों को पीछे छोड़ दिया और जल्द ही मोटर बाइक पर 4 एक बार फिर जियाओ लो की नजर में थे। सामने एक तेज मोड़ है, धीमे चलो, जल्दी धीमा करो। जैसे ही उसने तेज मोड़ की चेतावनी के साथ सड़क के संकेत को देखा, सुकैनी अब अपना संयम नहीं पकड़ सका और उन्मादी रूप से चिल्लाया, लेकिन कार धीमी होने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। इसके बजाय यह तेज हो रहा था क्योंकि स्पीडोमीटर लगभग 150 मील प्रति घंटे की गति से चल रहा था। आह, सुकैनी इतना भयभीत था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने फेफड़ों को बाहर निकाल दिया, दुर्घटनाग्रस्त होने की उम्मीद में। इतनी तेज गति से एक तेज मोड़ में पैंतरेबाजी करने से निश्चित रूप से इतनी बड़ी कार ओवरस्टीयर हो जाएगी।
फिर यह नियंत्रण खो देता था और पलटने से पहले दाईं ओर गार्डरेल से टकरा जाता था और कबाड़ के ढेर में बदल जाता था। उनका क्षुद्र जीवन यही समाप्त होने वाला था। अध्याय 364 व्यवहार का सिद्धांत। हाँ, कार उड़ रही है। पिताजी, आप बहुत भयानक है। सू जियाओबे उत्साह के साथ अपने चेहरे पर डर के बिना जियाओ लो पर उत्साह और जयकार के साथ खुद के बगल में थी और इस हाइटेन कार चेस का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित थी। इसके विपरीत उसके बगल में बैठे सुकैनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और आतंक और निराशा से भरी अभिव्यक्ति पहनी थी। जियाओ लो क्षेत्र में था, पूरी तरह से अपनी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। बिना सोचे समझे उन्होंने कार को तेज मोड़ पर धकेल दिया। फिर जैसे ही कार मोड़ पर प्रवेश करने वाली थी, हैंड ब्रेक खींच लिए, कोने की दिशा के साथ संरेखित करने के लिए कार के पीछे झूलते हुए, साथ ही साथ अपने इंजन में रेव को बनाए रखने के लिए अपनी एड़ी और पैर की अंगुली के साथ पैर के पैडल को नियंत्रित किया और फिर स्टीयरिंग व्हील के साथ स्लाइड को विपरीत दिशा में नियंत्रित किया। काले रंग की चंपची एसयूवी के अगले पहिए डबल पीली रेखा के करीब फिसल गए। अभी भी उसी गति से जा रहे थे, लेकिन कार पूरी तरह से नियंत्रण में थी क्योंकि जियो लो ने इसे पैंतरेबाजी की। आसानी से मोड़ में फिसल गया जैसे कि यह बर्फ की चादर पर था। अपनी आंखें बंद होने के बावजूद सुकैनी उस उत्कृष्ट नियंत्रण को महसूस कर सकता था जिसके साथ वाहन चलाया जा रहा था। एक रेसिंग उत्साही के रूप में वह ड्राइविंग की इस शानदार तकनीक से अच्छी तरह से परिचित था और यह शब्द तुरंत उसके दिमाग में उभरा बहता हुआ। उसने पहले तो अपनी आंखें थोड़ी सी खोली, फिर उसकी आंखें हक्का बक्का रह गई। मोड़ के साथ कार की नाक संरेखित होने के कारण टायर चिल्ला रहे थे। पवित्र शैतान, वह वास्तव में भटक रहा है। यह कोई स्पोर्ट्स कार नहीं थी, बल्कि एक बड़ी 5 डोर एसयूवी थी। वह संभवतः कैसे बह सकता है और इससे भी अधिक इसे इतनी शानदार तरीके से कर रहा है। सुकैनी की आंखों में पानी आ गया था और उसके होंठ कर्कश कर रहे थे जैसे कि उसने कुछ जादुई देखा हो। इसकी ऑलिव हिल ड्राइव लगी होने के साथ कार का अगला हिस्सा डबल पीले रंग की लाइन के साथ रखा गया है। यदि यह वाइल्ड वुल्फ माउंटेन पर एक दौड़ थी तो कार आसानी से आंतरिक सर्कल के साथ बह रही होगी। एसयूवी ने तेज मोड़ को सुरक्षित रूप से बातचीत की और जियाओ लो ने तुरंत हैंडब्रेक लीवर को नीचे उतारा, स्टीयरिंग व्हील को वापस मोड़ दिया और फिर त्वरक पर पटक दिया। शियाओ लो के गियर बदलने के साथ ही रेव्स शुरू हो गए और एक अविश्वसनीय गति से सीधी सड़क पर उतर रहे थे। एसयूवी बिना किसी हकलाहट के एक तीर की तरह आगे बढ़ी और सुकैनी ने शायद ही गियर में बदलाव महसूस किया। यह सब एक सहज और स्थिर संक्रमण में पूरा किया गया था। सुकैनी चकित था कि उसका बहनोई उच्चतम क्षमता का ऐसा चालक था। उनके ड्राइविंग कौशल नायाब थे और वह सचमुच एक बहते हुए देवता थे। आगे एक और तीखा मोड़ आने वाला था। इस बार सुकैनी एक ककड़ी की तरह शांत था और वह जियाओ लो के हैंडलिंग को हर विवरण में देखने के लिए उत्सुक था। 100 मीटर, 50 मीटर, 15 मीटर, यह इधर आता है। सुकैनी चुपचाप अगले मोड़ से कार की दूरी का पता लगा रहा था। जब जियाओ लो तेज मोड़ पर बातचीत करने के लिए तैयार था तो सुकैनी पूरी एकाग्रता में था। जियाओ लो का चेहरा शांत की एक तस्वीर थी, जैसे कि एक स्थिर झील की सतह जिसमें मुश्किल से एक लहर थी। उन्होंने हैंड ब्रेक खींचा, पैर पैडल पर कदम रखा और स्टीयरिंग व्हील को बड़े कौशल के साथ नियंत्रित किया, पहले मोड़ में फिर विपरीत दिशा में। एसयूवी ने अपनी गति को बनाए रखा और एक बार फिर इसका पिछला हिस्सा घुमावदार हो गया क्योंकि यह बहाव में फिसल गया था। गति का सुंदर आंक, पूर्ण नियंत्रण और बहाव का सही निष्पादन। सुकैनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और किसने सोचा होगा कि उसका यह बर्फ चेहरा बहनोई वास्तव में अपनी कार के बहाव को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है। वाहन एक फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी था और इससे भी अधिक इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी यह नियंत्रण से बाहर घूमने के बिना एक तेज मोड़ में बह सकता था। कार को संभालने में शियाओ लो का कौशल ईश्वरीयता से कम नहीं था। क्या इस आदमी ने नहीं कहा कि वह दौड़ नहीं सकता? सुकैनी ने जियाओ लो को क्षणभंगुर रूप से देखते हुए खुद से बुदबुदाया। घुमावदार सड़क के माध्यम से एक अविश्वसनीय पीछा करने के बाद, जिसमें 2 तेज कोने शामिल थे, काले चंपची ने आखिरकार 4 बाइकर्स को पकड़ लिया। शियाओ लो दाढ़ी वाले बाइक सवार के साथ जाने के लिए तेजी से आगे बढ़ा, जिसने पहले थूक दिया था और कार की खिड़की को घायल कर दिया था। जब बाइकर को एहसास हुआ कि यह कौन था तो उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई जैसे कि उसने सिर्फ एक राक्षस देखा हो। उसने शाप दिया और सोचा कि क्या उसने अभी भूत देखा है। मोटरसाइकिल की सवारी करने का रोमांच, स्वतंत्रता और गति की अनुभूति का अनुभव करना था जिस आसानी से एक बाइकर अन्य वाहनों से आगे निकल सकता था, वह उत्साहजनक था। सुपरकारों को छोड़कर कोई अन्य वाहन कई कारों के साथ इस सड़क पर तो दूर सीधे पर भी उन्हें आसानी से पकड़ नहीं सकता था। साइड में खींचो, जियाओ लो ने कहा। खूनी चिंक, क्या तुम पागल हो? आपको क्या लगता है कि आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं? क्या आप मुझे रेसिंग करने की सोच रहे हैं? क्या आपके पास क्या है? दाढ़ी वाला बाइकर चिल्लाया। कुछ ही क्षणों में बाइकर ने पाया कि उसके सिर पर एक बुरा सा थूथन दिखाई दे रहा है। बंदूक पकड़े हुए व्यक्ति की आंखों में एक डरावना दृश्य था जो जल्दी से उसके निर्देशों का पालन नहीं करने पर मारने के अपने इरादे को व्यक्त करता था। जियाओ लो ने अपनी आवाज उठाई और चेतावनी दी, अब ऊपर खींचो। ठीक है, इसे आसानी से ले लो, बाइकर ने जवाब दिया। उसने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल को धीमा कर दिया। उसके चेहरे पर डर लिखा था। दाढ़ी वाला बाइकर डर में अकेला नहीं था, क्योंकि सुकैनी जियाओ लो के बगल में काम रहा था, उतना ही डरा हुआ था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह शियाओ लो को अपनी सीट के नीचे से बंदूक निकालते हुए देखेंगे। निगल। कुछ कठिनाई के साथ अपनी लार को निगलते हुए सुकैनी को अचानक एहसास हुआ कि उसका बर्फ चेहरा वाला बहनोई एक बूढ़ आदमी था, ऐसा नहीं जिसे अकेले उपस्थिति से आंका जा सकता था। उसके हाथ में एक बड़ी सी दिखने वाली बंदूक थी और उसने उसे चारों ओर लहराया जैसे वह किसी को मारने वाला था। हथियार और गोला बारूद का निजी कब्जा उनके देश में अवैध था और एक दंडनीय अपराध था। तो उसने एक पर अपना हाथ कहां से लगाया? हाँ पिताजी, आप बुरे आदमी के साथ पकड़े गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू जियाओबे ने बंदूक के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने केवल पीछा करने के उत्साह को महसूस किया और शायद सोचा कि यह सब पुलिस पीछा का खेल था। अब जब उन्होंने चोर को पकड़ लिया है तो यह निश्चित रूप से एक जयकार के लायक था। 4 बाइक सवार सड़क के किनारे खड़े हो गए और शियाओ लो ने उनके पीछे अपनी कार रोक दी। उसने दरवाजा खोला और हाथ में बंदूक लेकर उतर गया। यह एक डेजर्ट ईगल हैंडगन थी जिसे एनएसए ने उसे सौंपा था और बड़े कैलिबर राउंड के लिए चैम्बर किया गया था।
चार बाइकर्स के भाव तुरंत बदल गए और उनकी आंखें आतंक से भर गईं क्योंकि उन्होंने जियाओ लो को देखा। विशेष रूप से दाढ़ी वाले बाइकर ने पहली बार परेशानी पैदा की। वह पूरी तरह से सदमे और घबराहट की स्थिति में था क्योंकि वह अपनी बाइक पर बैठा था, अपने पहले के अहंकार से रहित। अरे मिस्टर, शांत हो जाओ, ठीक है। उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं उनकी ओर से माफी मांगूंगा। क्षमा करें यार, हमें वास्तव में खेद है। एक बूढ़ा आदमी जियाओ लो से बात करने के लिए आगे आया और वह अपेक्षाकृत शांत था। उन्होंने जल्दी से जियो लो को धीमी मुद्रा के साथ विनम्रतापूर्वक बधाई दी और उन्हें शांत करने के लिए लगातार झुककर माफी मांग रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ होगा कि यह अभिमानी लोगों का वही समूह था जिसने कुछ समय पहले की तरह व्यवहार किया था। क्या एक आदमी की माफी दूसरे द्वारा की जा सकती है? जियाओ लो धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोलते थे। वह गतिहीन खड़ा था क्योंकि उसकी क्रोधित आंखें उसकी कार की खिड़की पर थूकने वाले दाढ़ी वाले बाइक सवार की ओर बह रही थी। बूढ़ा आदमी हिल गया था और उसे कोई संदेह नहीं था कि वे एक दुर्जय चरित्र में टकरा गए थे। उनके सामने खड़ा यह स्थानीय ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना कुछ सोचे उन्हें गोली मारने के लिए पर्याप्त साहसी थे। दूर से भी वह अपनी आभा से दी गई रक्तपात को महसूस कर सकता था। बूढ़े आदमी ने दाढ़ी वाले बाइकर को इशारा किया और कहा, जॉनी यहाँ आओ और इस सज्जन से माफी मांगो। दाढ़ी वाला बाइकर तुरंत झुकी हुई मुद्रा के साथ दौड़ा और जियो लो को गहराई से झुकाया। क्षमा करें सर, यह मेरी गलती थी, कृपया मुझे माफ कर दें। जियाओ लो ने उसे निष्क्रिय रूप से देखा, फिर बाइकर के कंधे पर अपना हाथ रखा और निचोड़ा। दाढ़ी वाला बाइकर दर्द से चीख पड़ा और जोर जोर से घुटनों के बल गिर पड़ा और इतनी जबरदस्ती वह जमीन पर गिरा कि उसे लगा जैसे उसके घुटने की हड्डी टूट गई है। तीव्र दर्द से उसका चेहरा विकृत हो गया था और उसके माथे से पसीना बहने के साथ पोर्ट लीवर की छाया ले ली थी। जियाओ लो ने हंसते हुए कहा, मेरे देश में जब आप माफी मांगते हैं तो आपको अपने घुटनों पर होने की जरूरत है। यह इसे और अधिक ईमानदार बनाता है। अन्य तीन बाइक सवारों ने कुछ भी नहीं कहने की हिम्मत की और अपने दोस्त की बुरी किस्मत के बारे में सोचकर कांप उठे। दाढ़ी वाले बाइकर ने अपना सिर उठाया और आतंक में जियाओ लो को देखा और वह लगभग रो रहा था लेकिन कोई आंसू नहीं गिरा। जियाओ लो ने अपनी बंदूक से अपने कंधे को थपथपाया और फिर कार की ओर इशारा किया। जाओ मेरी कार से अपना थूक पोंछ दो, उसने कहा, इसे अपने हाथों से साफ करो। श्रीमान, यह चीनी आतिथ्य नहीं है। हम गलत थे और हम पहले ही माफी मांग चुके हैं। आप जो पूछ रहे हैं वह अपमानजनक है। मुझे आपको विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट करने का अधिकार है, बुजुर्ग व्यक्ति ने अपना मजबूत असंतोष व्यक्त करते हुए कहा। जियाओ लो ने उसे घूरकर कहा, तुम अपने सपनों में जी रहे हो। मैं उसे दो विकल्प दे रहा हूँ, या तो वह मेरी गोली ले ले या अपने नंगे हाथों से उस घृणित चीज को मिटा दे। एक सम्मानित व्यक्ति जानता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जियाओ लो ने कभी भी खुद को सम्मान का आदमी नहीं माना, न ही एक अच्छा व्यक्ति। इन चार लोगों ने उसे परेशान कर दिया था और उसने एहसान वापस करने का इरादा किया था। मैं इसका विरोध करता हूँ। बीएम। जियाओ लो ने बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े आदमी को लात मारी और वह जमीन पर बुरी तरह से विलाप कर रहा था। ऐसा लगता था कि इनको एक इंसान की तरह व्यवहार करने के लिए शिक्षित करने का यही एकमात्र तरीका था। उसने दाढ़ी वाले बाइकर की ओर देखा जो तुरंत डर से कांप रहा था, ठंडे पसीने में फूट पड़ा और बार-बार अनाज पर चूजे की तरह सिर हिलाया। मैं इसे अपने हाथों से मिटा दूंगा। मैं इसे अपने हाथों से साफ कर दूंगा, कृपया। अध्याय 365 प्रवृत्ति के साथ रहो। बाइकर्स ने ट्रम्पची की खिड़की से गंदगी को मिटा दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच भी की कि यह पूरी तरह से किया गया था। जियाओ लो ने उनके लिए इसे और अधिक कठिन नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे एक विदेशी देश में थे और स्थानीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। सुकैनी ने जो कुछ देखा था उससे वह पूरी तरह से विस्मय में था और उसने पूछा, एयर आइस फेस के बारे में, तुम्हारी उस बंदूक के बारे में। यह नकली है। यह फिल्मांकन उद्देश्यों के लिए एक प्रोप गन है। जियाओ लो ने आकस्मिक रूप से रेगिस्तान ईगल को सुकैनी के हाथों में फेंक दिया। इसमें कोई गोलियां नहीं थी, इसलिए दुर्घटना से बंदूक के बंद होने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसके अलावा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुकैनी नकली और असली बंदूक के बीच अंतर करने में सक्षम होंगे। बंदूक के पास? सुकैनी ने हिचकिचाते हुए बंदूक को अपने हाथों में पकड़ लिया और कई बार इसके वजन को महसूस किया। क्या आपको यकीन है? यह चीज सभी धातु है और इसका वजन बहुत वास्तविक लगता है। यह बिल्कुल एक असली बंदूक की तरह दिखता है। क्या आपने पहले एक असली बंदूक पकड़ी है? जियाओ लो ने मुस्कान को मजबूर करते हुए पूछा। नहीं, मैं सेना से नहीं हूँ, मेरे पास असली बंदूक रखने का कोई कारण नहीं है। सुकैनी ने अपना सिर हिलाया और अपने सामान्य स्वर में जवाब दिया। वहां तुम जाओ। फिल्मांकन में प्रोप गन का उपयोग किया जाता है, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें यथासंभव यथार्थवादी दिखने और महसूस करने के लिए बनाया जाना चाहिए, जियो लो ने जवाब दिया। ओह, मैं देखता हूँ। जियाओ लो के स्पष्टीकरण के पीछे तर्क को देखते हुए सुकैनी ने सिर हिलाया और उन्होंने पूछा, तो आप अपने साथ एक प्रोप गन क्यों ले जा रहे हैं? क्या आपने इसे अभी कार्रवाई में नहीं देखा? जियाओ लो ने उस पर सवाल वापस फेंक दिया। हाँ, मैंने किया। हाँ, यह अजीब लग रहा था। वे चार बाइकर्स पहले इतने घमंडी थे, लेकिन जब उन्होंने आपको बंदूक निकालते देखा तो वे सभी कायर कुत्तों में बदल गए। ऐसा लगता है कि मुझे अब से अपने साथ एक प्रोप गन ले जाना होगा, सुकैनी ने कहा। पहले की घटना के बारे में सोचते हुए सुकैनी ने राहत और उत्साह दोनों महसूस किया। पहले तो उसने अपने बहनोई को हेय दृष्टि से देखा था, लेकिन इस एक घटना के बाद वह अब जियाओ लो के बहुत करीब महसूस करता था। वैसे जीजाजी, आप मुझे यह प्रोप गन क्यों नहीं देते? इस तरह मुझे कभी भी उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं होगी जो मेरे साथ फिर से परेशानी पाते हैं। जियाओ लो ने खांसते हुए कहा, यह नहीं, यह एक असली बंदूक थी। जियाओ लो इसे सिर्फ इस बच्चे को नहीं सौंप सकता था। लेकिन क्यों? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह प्रोप गन मेरी है। मेरा? तुम्हारा क्या? मेरा प्यार टोकन। आपकी बहन के साथ मेरा प्यार टोकन, जियाओ लो ने जवाब दिया। यह पहली बात थी जो उसके दिमाग में आई थी। यह प्रोप गन आपकी और मेरी बहन की लव टोकन है? सुकैनी भौचक्का रह गया क्योंकि उसने डेजर्ट ईगल को अपनी आंख के सामने रखा और उसे ध्यान से देखा। क्या बात है?
मैंने देखा है कि लोग अपने प्रेम टोकन के रूप में हार, हेयर पिन और अंगूठी का उपयोग करते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि लोग अपने प्यार के टोकन के रूप में प्रोप गन लेते हैं। आप लोग बहुत तीव्र है, उन्होंने कहा। लेकिन रुको, क्या मेरी बहन ने तुमसे शादी नहीं की क्योंकि तुम उसके साथ सोए थे? तो आपके पास प्रेम टोकन कैसे है? जियाओ लो ने अपने सिर को घूमते हुए महसूस किया। यह वास्तव में सच था कि एक झूठ बोलने से यह 100 और बोलने की ओर ले जाएगा। उन्होंने जल्दी से इसे रोकने का फैसला किया और कहा, मुझे इसे इतना स्पष्ट रूप से समझाने की जरूरत नहीं होगी, जैसे मैं सुनने को तैयार हूँ। यहाँ आप इसे वापस पा सकते हैं। जियाओ लो ने डेजर्ट ईगल को जियाओ लो को वापस सौंप दिया और तुरंत वह अपने के रूप में वापस आ गया। उसने अपने हाथों को अपनी छाती के सामने फैला रखा था और अपने पैरों को फैला दिया था क्योंकि वह एक पुराने मास्टर की तरह सीट पर वापस झुक गया था। पूरी बातचीत के दौरान सु जियाओबे ने एक पल सु कैनी के बीच अपनी नजर घुमाई और फिर अगले पल जियाओ लो की ओर। जियाओ लो ने डेजर्ट ईगल को दूर रखा और रियरव्यू मिरर के माध्यम से सु कैनी पर एक नजर चुरा ली, यह सोचकर कि उसने इस बच्चे के साथ इतनी बात क्यों की थी। सु कैनी, जो बोरियत से बाहर निकल रहा था, अचानक कुछ सोचा और उसके चेहरे की अभिव्यक्ति चमक उठी। उसने अपना सिर आगे की सीट पर रख दिया और कहा, जीजाजी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? अपनी कार वापस जीतेंगे? जियाओ लो ने एक नजर से अपने विचारों को देखते हुए कहा। नरक, मूर्खता। मैं बहुत प्रभावित हूँ कि आपने इसका अनुमान लगाया। हाँ, यह है। तो क्या आप कृपया कर सकते हैं? जियाओ लो ने एक कठोर के साथ स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया, नहीं। इसमें शामिल होने का कोई तरीका नहीं था और इसके अलावा ऐसा नहीं था कि इससे उसका कोई भला होगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैं भी इस बच्चे से इतनी अच्छी तरह परिचित हूँ? प्लीज जीजाजी, देखो, मैं तुम्हें बहनोई भी कह रहा हूँ। बस मुझे यह एक एहसान करो, क्या आप कृपया कर सकते हैं? मैंने आज आपको बहते हुए देखा और आप एक समर्थक है। मैं आपको बताता हूँ, आपको मेरे लिए मेरी बेंटले वापस जीतने में कोई समस्या नहीं होगी। सु कैनी ने भीख मांगते हुए खुद को नीचे उतारते हुए कहा। मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, जियाओ लो ने कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम धोखा दे रहे हो। मैं आपको चेक कर रहा हूँ और आपको अभी तक नौकरी भी नहीं मिली है। आप हर दिन मेरी बहन को दूर कर रहे हैं ताकि आप इससे मुक्त न हो सके। आप निश्चित रूप से व्यस्त शब्द से जुड़े नहीं हो सकते। सु कैनी ने जियाओ लो पर कड़ी मेहनत करने का फैसला किया जब उन्हें पता चला कि नरम दृष्टिकोण काम नहीं करता है। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? यदि आप इनकार करते हैं तो मैं आपको क्रैक करने के लिए कठिन मेवे दूंगा। तुम जो चाहो करो। मैं सु कैनी हक्का-बक्का रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बहनोई को न तो गाजर से लुभाया जा सकता है और न ही छड़ी से पीटा जा सकता है। लेकिन वह यही नहीं रुकने वाला था। यह एक बेंटले था जिसे उसने खो दिया था और इसकी कीमत $6 मिलियन से अधिक थी। यह विचार ही उसके शरीर को रेंगने पर मजबूर कर देगा। उसे अक्सर उस दुर्भाग्यपूर्ण रात के बारे में बुरे सपने आते थे। उसने कार खो दी और ठंडे पसीने में जाग जाता था। यह भयानक था, लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार सु कैनी के पास एक योजना थी। उन्होंने अपनी दिल दहला देने वाली पिल्ला आंखों से सु जियाओबे को संकेत देना शुरू कर दिया, जिससे उसे जियाओ लो की मदद के लिए भी गुहार लगाने के लिए प्रेरित किया गया। मासूम छोटी लड़की को उसके चालाक चाचा ने बेवकूफ बनाया और वह उसके साथ चली गई। और इससे पहले कि वह इसे जानता था, असहनीय कराने की एक निरंतर आवाज जियाओ लो के कान में घुस गई। जियाओ लो को अनुभव हुआ कि सन वुकोंग ने उपन्यास ए चाइनीज ओडिसी में कैसा महसूस किया होगा। वे वास्तव में मक्खियों की एक जोड़ी की तरह थे जो उसके कानों से उस बिंदु तक गूंज रही थी जहां उसने उसे पागल कर दिया था। यह असहनीय रूप से कष्टप्रद था, लेकिन उसके पास सु जियाओबे पर चिल्लाने का दिल नहीं था। इसलिए अंत में उन्होंने समझौता किया और सु कैनी की मदद करने के लिए सहमत हुए। सु ली शेन किंग्यान के साथ फोन पर था, उससे शिकायत कर रहा था कि सु कैनी ने अपना बेंटले खो दिया है और उसे मदद मांग रहा है। हाँ, ली, तुम्हारा वह भाई वास्तव में शरारती है। यह पहले से ही तीसरी बार है ना? शेन किंग्यान की खुशी भरी हंसी लाइन के पार आ गई। सुली ने अपना माथा पकड़ा और एक कोमल आह भरी। मेरा यह भाई वास्तव में मुझे निराश करता है, उसने कहा। तुमने उसे इस तरह बनाया है। उसकी इतनी प्यारी बहन है जो उसे सब कुछ देती है। यह अच्छा होगा अगर वह कर सकता है। आप जानते हैं, बड़े हो जाओ, आराम करो, बेंटले को मेरे लिए छोड़ दो। 4 दिनों में वे लोग फिर से वाइल्ड वुल्फ माउंटेन पर इकट्ठा होंगे। मेरे साथ आओ और मेरे सहचालक बनो। सुली ने अपनी सुरुचिपूर्ण भौहों को बुना और कहा, क्या मुझे भी जाना चाहिए? बिल्कुल। तब तक रात हो जाएगी। अपने कपड़ों के ऊपर कुछ खींचो और कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा। इसके अलावा कोई भी कभी अनुमान नहीं लगा सकता है कि हमारा बड़ा सितारा वाइल्ड वुल्फ माउंटेन जैसी जगह का दौरा भी करेगा। शेन किंग्यान ने सुली को अपने सहचालक के रूप में रखने के विचार पर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर कुछ समय हो गया है जब मैंने अपने बालों को नीचे छोड़ दिया था। मम्मा, चलो अपने भाई को एक तरफ छोड़ दे और आपके बारे में बात करें। ली, आपके और उस जियो लो लड़के के बीच क्या चल रहा है? क्या आपने गंभीरता से उससे शादी की क्योंकि आपने उसके लिए अपना कौमार्य खो दिया था? यह थोड़ा पुराना है ना? यह एक ऐसा मामला था जिसने हमेशा शेन किंग्यान को उलझन में डाल दिया था। जब जियाओ लो के नाम का उल्लेख किया गया तो सूली की आंखों ने अचानक अपनी चमक खो दी। कराते हुए उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। तो मुझे क्या करना चाहिए? स्वीकार्य दिखने के अलावा वह सचमुच कुछ भी नहीं है। क्योंकि यह पहले से ही दुर्घटना से हुआ है, इसलिए मैं केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकता हूँ और आशा करता हूँ कि वह धीरे धीरे एक बेहतर आदमी बन जाएगा। ली, मुझे यह भी नहीं पता कि मुझे तुमसे क्या कहना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं और हमारी मानसिकता को समय के साथ चलना होगा। तुम अभी भी प्राचीन काल की स्त्रियों की तरह इतने गुणी क्यों हो रहे हो जिन्होंने उस पुरुष से विवाह किया था जिसने अपने गुणों को खो दिया था? अगर आपके प्रशंसकों को इस बारे में पता चल जाता है तो क्या वे आपका पीछा नहीं करेंगे और हर कीमत पर आपका बलात्कार करने की कोशिश नहीं करेंगे? शेन किंग्यान ने कहा। सुली का सुंदर चेहरा शर्मा गया, अवाक। अध्याय 366, केंडो जिम। उन्हें अपने गंतव्य पर पहुंचने में 15 मिनट लग गए। स्टार क्लाउड केंडो जिम। केंडो जिम एक वाणिज्यिक इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित था। यह लकड़ी के फर्श के साथ एक विशाल और खुली जगह थी और प्रवेश द्वार के सामने की दीवार पर एक बड़ा स्क्रॉल था।
दीवारों के साथ अनगिनत बैनर तलवार के तरीके और उसके गुणों का गुणगान करते हुए प्रदर्शित किए गए थे और इसमें कई सार्थक कहावतें शामिल थी, जैसे अपनी तलवार के भीतर अपना सच्चा आत्म खोजें और अपने आप के साथ सख्त रहें और धैर्य का अभ्यास करें। डोजो पारंपरिक केंडो विरासत में डूबा हुआ था और उन्होंने आने के क्षण से ही इसे महसूस कर लिया था। शियाओ लो ने सु कैनी को छोड़ने के बाद सु जियाओबेई को सीधे थीम पार्क में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने एक नजर डालने के लिए ऊपर जाने पर जोर दिया था। इससे पहले कि उन्हें बैठने के लिए जगह मिल जाती, सु कैनी तुरंत एक आकर्षक लड़की की ओर मुड़ा जो लड़ाई क्षेत्र के किनारे पर बैठी थी और एक द्वंद्व युद्ध देख रही थी। सु कैनी पराग चुनने में व्यस्त मधुमक्खी की तरह था, क्योंकि वह उसे खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह दयनीय लग रहा था, झुक रहा था और उसके ऊपर मोहित हो रहा था, और उसने उसे आयातित चॉकलेट भी पेश की जिसे उसने विवेकपूर्ण रूप से अपनी जेब में रखा था। हालांकि लड़की को सु कैनी में कम से कम दिलचस्पी नहीं थी और जब भी वह एक धनुष बनाता था उसे वापस करने के अलावा शायद ही कोई ध्यान देता था। वह निस्संदेह उस द्वंद्व पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी जो चल रहा था और सचमुच उसे पतली हवा के रूप में मानता था। अंत में सु कैनी उदास दिख रहा था, चॉकलेट को अनपैक किया और इसे खुद से खाया। यह केवल मौन का एक संक्षिप्त क्षण था, हालांकि क्योंकि उसने अचानक जियाओ लो को धक्का दिया और कहा, क्या आपने उसे देखा? वह लड़की वहीं पर। वह मेरी प्रेमिका है। क्या वह वास्तव में सुंदर नहीं है? हम आह हाँ, वह निश्चित रूप से है। जियाओ लो ने सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि वह कहाँ बैठी थी और कहा, लेकिन वह ऐसा व्यवहार नहीं करती है जैसे वह आपकी प्रेमिका है, और जो मैंने देखा वह स्पष्ट रूप से आपको तुच्छ समझती है। क्या आपको यकीन है कि आप एक जोड़े हैं? लड़की आकर्षक थी, उसके चेहरे की नाजुक विशेषताएं और एक गोरा रंग था, और यद्यपि वह बैठी थी कोई भी बता सकता था कि उसके पास एक पतला और अच्छी तरह से अनुपात वाला शरीर था। सु कैनी के साथ समस्या यह थी कि वह बिगड़ गया था और लगातार अहंकार यात्रा पर था। वह एक काल्पनिक दुनिया में रहते थे और यह कुछ ऐसा था जिसे जियाओ लो घृणा करता था। इसलिए जब मौका आया तो उन्होंने अपने व्यंग्य से पीछे नहीं हटने का फैसला किया। लेकिन वास्तव में उन्होंने जो कहा वह सच था, क्योंकि एक नजर में कोई भी बता सकता था कि यह एक तरफा प्रेम संबंध था। जिस क्षण से वे पहुंचे, लड़की ने एक बार भी सु कैनी पर एक नजर नहीं डाली। सु कैनी ने तुरंत भौहें सिकोड़ी। अचानक अपनी भूख खोते हुए उसने चॉकलेट बार का शेष हिस्सा सु जियाओबेई को दे दिया, जो कुछ समय से इसे उत्सुकता से देख रहा था। वह फिर जियाओ लो की ओर मुड़ा और कहा, आइस फेस, अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आप खुद को पीटेंगे, आप मुझे पकड़ लेंगे। बेशक वह मेरी प्रेमिका है, बात सिर्फ इतनी है कि उसने अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन आश्वस्त रहें, वह जल्द या बाद में मेरे प्यार को स्वीकार कर लेगी। फिर उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई और उसने कहा, बस देखो कि वह कितनी खूबसूरत है, अंडाकार चेहरा, आड़ू खिलने वाली आंखें, छोटे चेरी होंठ, नुकीली नाक। वह मुझे रुला देती है कि वह कितनी सुंदर है। और फिर वह अपनी स्वनिर्मित कल्पना के नशे में चूर होकर आगे बढ़ता चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम बहुत उथले हो, शियाओ लो ने टिप्पणी की। सु कैनी ने एक आदरणीय गुरु की ऋषि अभिव्यक्ति के साथ अपनी टिप्पणी को तिरस्कारपूर्वक हिलाया और जवाब दिया, मैं आपके साथ बहस नहीं करने जा रहा हूँ, यह व्यर्थ है। मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ, आपकी मन की स्थिति को ऊंचा करने की जरूरत है मेरे दोस्त। वापस आओ और इस विषय पर मेरे साथ बातचीत करो जब आप उसी स्तर को प्राप्त कर चुके हैं जो मेरे पास है। यह कहना अधिक सटीक होता कि जियाओ लो वह था जो चर्चा नहीं करना चाहता था, और उसने जल्दी से जिन के बीच में चल रहे द्वंद्व पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। NOVE1BIN। जिम में केंडोका के रूप में जाने जाने वाले दो केंडो चिकित्सकों ने अपनी इंडिगो केंडो वर्दी के ऊपर सुरक्षात्मक प्रशिक्षण कवच पहना था, जो पारंपरिक जापानी समुराई कवच के सूट की तरह दिखता था। सुरक्षात्मक गियर में 4 घटक शामिल थे: पुरुष फेस शील्ड, सह कंधे की रक्षक, दू छाती रक्षक, कोटे मिटन दस्ताने और टेयर ग्रोइन रक्षक। वे केंडो अभ्यास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक बांस की तलवारों शिनाई का उपयोग नहीं कर रहे थे, बल्कि इसके बजाय बोकुटो का उपयोग कर रहे थे, एक भारी लकड़ी की तलवार जो वजन और आयामों में जापानी कटाना से मिलती जुलती थी। दोनों पुरुष ऊंचाई और कद में लगभग समान थे और दोनों एक ही काले केंडो सुरक्षात्मक सूट में बंधे हुए थे। उन्हें अलग अलग बताना मुश्किल था और प्रत्येक व्यक्ति को केवल उनके तारे पर उभरे चरित्र से पहचाना जा सकता था। उनमें से एक का चरित्र क्रेन था, जबकि उनके प्रतिद्वंदी का चरित्र फ्लाई था। तक तक तक। दोनों केंडो के बीच भयंकर द्वंद्व चल रहा था और दोनों हाथों से उनके हाथों से पकड़ी गई लकड़ी की तलवारें पूरे जिम में गूंजने वाले ब्लेड के प्रत्येक टकराव से गूंज रही थी। जिस व्यक्ति के पास क्रेन चरित्र था वह स्पष्ट रूप से बेहतर प्रतिपादक था। उसने अपने प्रतिद्वंदी को अपने पुरुषों, उसकी कलाई, उसके शरीर के कवच पर मारा और यहाँ तक कि एक बार उसके गले पर भी वार किया। प्रत्येक स्कोरिंग स्ट्राइक के बाद वह अपने प्रतिद्वंदी को दूर धकेल देगा। यह अगले कुछ राउंड तक चला और जल्द ही एलईडी स्कोरबोर्ड उसके पक्ष में 6 से 0 दिखा रहा था, जो उसके कौशल का भारी प्रमाण था। बहुत बढ़िया। हर बार जब वह अपने प्रतिद्वंदी के शरीर के खिलाफ गोल करता था तो केंडो जिम के सदस्य खुशी से जयकार करते थे और जोर से तालियां बजाते थे। वह वास्तव में अच्छा है ना? सु कैनी जियाओ लो के बगल में बैठे थे और कहा, वह आदमी अद्भुत है। वह पहले से ही केंडो में 5वें स्तर पर है। केंडो मास्टर के अलावा वह सर्वोच्च रैंक रखता है। हर बार जब वह आएंगे वह निश्चित रूप से सभी के सामने अपना कौशल दिखाएंगे और उन्हें चुनौती देने के लिए किसी का भी स्वागत करेंगे। कई आत्मविश्वास से भरे लोगों ने उसे चुनौती देने की कोशिश की है, लेकिन वे सभी इस आदमी की तरह ही समाप्त हो गए। पूरी तरह से परेशान है। यह सु कैनी के विपरीत था, जो आमतौर पर डींग हाँकते थे या दूसरों को नीचा दिखाते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस विशेष सेनानी के बारे में बात की वह जियाओ लो को यह बताने के लिए पर्याप्त था कि चरित्र के साथ यह व्यक्ति क्रेन अपने तारे पर इस केंडो जिम में बहुत सम्मानित था। जियाओ लो ने तलवार तकनीक और एकाग्रता के कुशल प्रदर्शन के लिए आदमी के कौशल की सराहना की, लेकिन वास्तविकता यह थी कि उनकी ये जिंजिंग भाड़े के राजा के संविधान और 18 ड्रैगन की हथेलियों की क्षमताओं के साथ इसकी तुलना एक वयस्क से की जा सकती है जो बच्चों की एक जोड़ी को खेलते हुए देख रहा है, जबकि अन्य बच्चे एक चैंपियन की तरह बेहतर सेनानी की पूजा करेंगे। एक वयस्क केवल सराहना करते हुए मुस्कुराएगा। सु जियाओबेई अपनी चॉकलेट खा रही थी और अपने सबसे अच्छे व्यवहार पर जियाओ लो के बगल में बिना कोई आवाज किए खड़ी थी, क्योंकि वह जिम के केंद्र में तलवार द्वंद्व को ध्यान से देख रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
इसके तुरंत बाद द्वंद्व समाप्त हो गया और फ्लाई चरित्र के साथ केंडोका को 0 से 10 के स्कोर के साथ बुरी तरह से हराया गया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे जमीन से ऊपर खींच लिया और जब उसने अपने आदमियों को उतार दिया तो उसका चेहरा उदास था क्योंकि वह निराश होकर अपने प्रतिद्वंद्वी को देख रहा था। दर्शकों ने दिल खोलकर तालियां बजाईं और विजेता को बधाई देने के लिए उत्साहपूर्वक उसके चारों ओर इकट्ठा हुए। यह दृश्य एक फाइट क्लब की तरह लग रहा था जो लोगों के ध्यान से बच नहीं पाया और उन्हें एहसास हुआ कि यह जिम पारंपरिक केंडो डोजो की तरह नहीं चलाया गया था। उन्होंने अपने विचारों को अपने तक ही रखा। आपकी प्रेमिका किसी को पसीने का तौलिया सौंपने के लिए अपने रास्ते पर है, जियाओ लो ने कहा, जानबूझकर सू कैनी की भावनाओं को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है और आश्वस्त है कि किसी को सच्चाई के लिए अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। सू कैनी पहले से ही जियाओ लो से एक कदम आगे था क्योंकि उसने निश्चित रूप से देखा था कि उसकी आंख का सेब तौलिया के साथ बाहर निकल रहा था और उसके पास एक तैयार जवाब था। उन्होंने कहा, वह आदमी उसका जिम सीनियर है और एक जूनियर बहन होने के नाते क्या उसे अपने सीनियर भाई के वंश में जीत हासिल करने के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और इसके साथ उसने तुरंत एक तौलिया उठाया और फर्श पर फिसल गया जैसे कि वह 100 मीटर की देश में था और पुकारा, वरिष्ठ भाई, मैं यहाँ आपके लिए एक स्वेट टॉवल लाया हूँ। उन्होंने अपने वरिष्ठ भाई को किसी और से पहले पसीने का तौलिया देना सुनिश्चित किया। इस तरह वह अपने सपनों की लड़की को दूसरे के प्रति अपना स्नेह दिखाने से रोक सकता था। यह बच्चा काफी चालाक है। जियाओ लो को सू कैनी के बारे में पूरी तरह से नई धारणा थी, यह देखने के बाद कि वह अपनी चिंता को दूर करने के लिए इतनी जल्दी इस तरह के कुटिल लेकिन प्रभावी तरीके के साथ आया था। सू जियाओबे ने जियाओ लो की शर्ट के कोने पर चूमना शुरू कर दिया और अपने छोटे होठों को चूमा क्योंकि उसने अपनी चॉकलेट खाना खत्म कर लिया था। मेरा मुंह पोंछ दो कृपया पिताजी, उसने कहा। चॉकलेट को अपने मुंह पर धुंधला देखकर जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक नरम ऊतक निकाला और सावधानी से अपना मुंह साफ कर दिया। पिताजी, अंकल कहाँ जा रहे हैं? सू जियाओबे ने उत्सुकता से अपनी बड़ी आंखें खोलते हुए पूछा। किसी को पसीना तौलिया देना। जियाओ लो ने एक अजीब मुस्कान के साथ जवाब दिया, ऊतक को मोड़ दिया और कचरे के डिब्बे की ओर चलने से पहले जिम के चारों ओर देखा। मैं भी जाऊंगा। सू जियाओबे जिम में जाने के लिए बेहद उत्साहित थी और अपने चाचा को खरगोश की तरह भागते हुए देखकर और वह जो छोटी बच्ची थी उसने तुरंत उसके पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन इस पल फ्लाई चरित्र वाले व्यक्ति ने भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और अपने चेहरे पर एक भयानक भाव के साथ गुस्से से निकास की ओर बढ़ रहा था। वह स्पष्ट रूप से द्वंद्व युद्ध हारने पर परेशान था, विजेता के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहा था और यह मार्शल स्वभाव का खराब प्रदर्शन था। यह स्पष्ट था कि इस विशेष जिम ने मार्शल आर्ट के सिद्धांतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया बल्कि लड़ने के कौशल और जीत का महिमामंडन किया। सू जियाओबे खुशी से साथ नहीं जा रहा था और उसने गुस्से में आदमी को इधर उधर भागते हुए नहीं देखा। उसने गलती से उसका रास्ता काट दिया और एक शक्तिशाली बल उससे टकरा गया। इससे पहले कि छोटी लड़की यह समझ पाती कि क्या हुआ था, वह फर्श पर गिर गई। अध्याय 367, यह तुम हो। सू जियाओबे फर्श पर फैली हुई थी और उसकी दुखी आंखों में आंसू बन रहे थे जो किसी भी समय फैलने की धमकी दे रहे थे। जियाओ लो अभी भी कचरे में था, यह देख सकता था और वह तुरंत हवा के झोंके की तरह सू जियाओबे की ओर गिरा और उसे फर्श से ऊपर उठने में मदद की। पिताजी। सोब। छोटी लड़की का चेहरा दर्द से मुड़ गया था और आंसू उसके गालों से नीचे गिरते रहे। सू कैनी ने भी सू जियाओबे को फर्श पर गिरते देखा और तुरंत पीछे मुड़ गए, पसीने का तौलिया देने के अपने कार्य को छोड़ दिया। छोटी लड़की के लिए चिंतित महसूस करते हुए उसने पूछा, छोटी राजकुमारी, क्या आपको चोट लगी है? मेरे घुटने में दर्द होता है, छोटी लड़की ने हंसते हुए कहा। जियाओ लो ने जल्दी से जांच करने के लिए अपनी पतलून को ऊपर उठाया और उसकी नाजुक त्वचा पर थोड़ी चोट और कुछ घर्षण था। सीरम की एक मोटी परत थी और रक्त का निशान था जहां उसकी त्वचा को फेंक दिया गया था और यह एक सुंदर दृश्य नहीं था। इस तरह के घाव से होने वाला दर्द सू जियाओबे को जलन देगा। जियाओ लो अक्सर ऐसी चोटों से पीड़ित था जब वह युवा था और इसलिए वह जानता था कि वह क्या कर रही थी। आइस फेस, यहाँ रहो और उसकी देखभाल करो। मैं फार्मेसी से कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम लेने जाऊंगा। सू कैनी का आचरण एक रहस्य उद्घाटन था, वह उसकी चोट के बारे में बेहद चिंतित था और दिखाया कि वह अपनी इस भतीजी की बहुत परवाह करता था। अपनी भतीजी की जांच करने के बाद वह जल्दी से जिम से बाहर भाग गया। यह पहली बार था जब जियाओ लो ने उसे इस तरह से व्यवहार करते देखा था। अचानक जिस आदमी ने सू जियाओबे को नीचे गिराया, चिल्लाया, अरे छोटी लड़की, क्या तुम नहीं देखती कि तुम कहाँ दौड़ रही हो? और आपको उसका पिता होना चाहिए। किसने आपको उसे केंडो जिम में ले जाने की अनुमति दी? आप उसे इधर उधर दौड़ने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि यह बच्चों का खेल का मैदान है? सौभाग्य से मैं समय पर पीछे हट गया, अन्यथा वह बुरी तरह से घायल हो जाएगी। क्या आप नहीं जानते कि एक बच्चे को कैसे पालना है? न केवल उन्होंने सू जियाओबे को फटकार लगाई बल्कि उन्होंने जियाओ लो को भी फटकार लगाई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सू जियाओबे को आघात पहुंचा था और वह अब अपने आंसू नहीं रोक सकती थी। वह जिम छोड़ने के दौरान किसी के पास न जाने के लिए सावधान थी, आखिरकार हर कोई उससे बड़ा था। सू जियाओबे निश्चित रूप से जानता था कि उसने अपना रास्ता पार नहीं किया था, इसलिए वह यह नहीं समझ सका कि वह इस आदमी से कैसे टकराई। सू जियाओबे उलझन में थी और उसके छोटे से चेहरे पर संकट लिखा था क्योंकि वह आंसू बहा रही थी। छोटी बच्ची को इतनी दयनीय हालत में देखना दिल दहला देने वाला था। जियाओ लो ने उत्तेजित महसूस किया और उसका गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने पूरी घटना को देखा जहां से वह ऊतक का निपटान कर रहे थे। सू जियाओबे इस आदमी के रास्ते से एक सुरक्षित दूरी पर था और यहाँ तक कि अगर उसने सू जियाओबे को नोटिस नहीं किया था तो बिल्कुल कोई रास्ता नहीं था कि वे एक दूसरे से टकरा सकते थे। वह केवल जानबूझकर ऐसा कर सकता था। यह एक केंडो का नहीं था जिसे वह देख रहा था, वह आदमी एक ठग की तरह व्यवहार कर रहा था। तलवारबाजी हारने के बाद 3 साल के बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। क्या यह वही है जिसे आप केंडो तरीके से समझते हैं? शियाओ लो ने खड़े होकर उस व्यक्ति से सख्ती से सवाल किया तो वह एक मुद्दा बनाने के इरादे से चिल्लाया। जब उसने यह सुना तो आदमी आग बबूला हो गया। उसके चेहरे की मांसपेशियां हिलने लगी और उसने कहा, तुमने क्या कहा बेटा? मैं आपको फिर से ऐसा कहने की चुनौती देता हूँ। वह पहले से ही अपमानजनक हार से नाराज था और वह अभी भी कानों के पीछे गीले किसी युवा को अपने केंडो तरीके पर सवाल उठाने नहीं दे रहा था। वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सका है?
पिताजी चलो चलते हैं प्लीज। सु जियाओबे ने जियाओ लो को फुसफुसाते हुए कहा कि उसने अपने आंसू रोक लिए और उसकी शर्ट को खींच लिया। क्रोधित आदमी डराने वाला लग रहा था और वह उसे देखकर डर गई थी। वह वहां एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना चाहता था। जियाओ लो ने मुड़कर उसे एक दयालु कोमल मुस्कान दी और कहा, रुको, पिताजी को अभी भी कुछ चीजें करनी है। जब उस आदमी ने शियाओ लो को सु जियाओबे की ओर मुड़ते और नरम स्वर में बोलते हुए देखा तो उसने सोचा कि जियाओ लो नम्र हो रहा है और डर के मारे पीछे हट रहा है। वह अचानक और अधिक उग्र हो गया और चिल्लाया, क्या आप छोड़ना चाहते हैं? आप तब तक कहीं नहीं जा रहे हैं जब तक आप मेरे बारे में की गई उस अशिष्ट टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगते। वह अपने नुकसान से बहुत शर्मिंदा था और इसे केंडो जिम में अपनी गरिमा हासिल करने के साधन के रूप में देखा। उनकी तीखी आवाज पूरे केंडो जिम में गूंज रही थी। विजेता के चारों ओर इकट्ठा हुई भीड़ केंडोका को क्रेन के रूप में पहचाना गया, हंगामे से आकर्षित हुआ और उनकी दिशा में आंखें डाली। जियाओ लो। भीड़ में से किसी से एक चौंका देने वाली आवाज आई। क्रेन आदमी ने कोमल चेहरे के साथ एक सभ्य दिखने वाले चेहरे को प्रकट करने के लिए अपना हेड प्रोटेक्टर उतार दिया। वह पसीना कर रहा था और उसका सिर जोरदार तलवार की लड़ाई से भीग गया था और वह अचूक रूप से कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे जियाओ लो जानता था, गो किंग हे। जियाओ लो थोड़ा चौंक गया था लेकिन उसने जल्दी से खुद को वापस पा लिया और आधी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो यह तुम हो, कक्षा प्रमुख। जियाओ लो ने अचानक याद किया कि गो किंग हे विश्वविद्यालय के दिनों में भी एक उत्सुक केंडो व्यवसायी थे और उनके टैसेट पर क्रेन चरित्र की कढ़ाई की गई थी। उन्हें गो किंग हे को इस तरह की जगह पर देखने की उम्मीद करनी चाहिए थी। कक्षा प्रमुख, वरिष्ठ भाई किंग हे इस आदमी को जानता है। केंडो छात्र आश्चर्यचकित थे और जो लोग शुरू में अपनी राय व्यक्त करना चाहते थे वे तुरंत पीछे हट गए। वे वरिष्ठ भाई किंग हे का रुख जानना चाहते थे इससे पहले कि वे खुद तय करें कि वे किस पक्ष में जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपने मुझे नहीं बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपका मुझे देखने का कोई इरादा नहीं है। गो किंग हे ने यह टिप्पणी करते हुए शियाओ लो की बाहों को थपथपाया। ऐसा लग रहा था कि वह जियाओ लो को उससे संपर्क नहीं करने के लिए फटकार लगा रहा था जैसे कि यह विश्वविद्यालय के दिनों के दौरान रैगिंग थी। जब उसने जियाओ लो को देखा तो उसके पास मिश्रित भावनाएं थी और वह फिर से उससे मिलने के बारे में खुश नहीं था। वह उस आदमी को ठंडा देखने के लिए मुड़ा फ्लाई और पूछा, लियू फेई, अभी क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? लियू फेई के चेहरे पर एक बुरा पसीना था और वह अपने दांतों को किरकिरा कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में देखने से यह स्पष्ट था कि वह गो किंग हे से खौफ में था। वह द्वंद्व युद्ध 0 से 10 हारने के बाद दुखी महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही वह उसी कारण से गो किंग हे से डरता था। उन्होंने सावधानीपूर्वक इस घटना को याद किया, हालांकि अपनी बेगुनाही को सही ठहराने के लिए कुछ अलंकरणों के साथ। उनके संस्करण के अनुसार सु जियाओबे जिन के बारे में बेतहाशा दौड़ रही थी और वह वही थी जो उससे टकरा गई थी। नैतिक रूप से उच्च स्तर लेते हुए उन्होंने अपने अभिभावक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का प्रयोग नहीं करने में शियाओ लो की भूमिका भी उठाई। सक्रिय होना एक बच्चे का स्वभाव है। अगर वह यह नहीं देख रही थी कि वह कहां दौड़ रही थी तो क्या आप उससे बच नहीं सकते थे? लियू फेई, आप अब दोष से बच नहीं सकते हैं। कुछ समझ रखे और अधिक जिम्मेदारी ले। हैरानी की बात है, जिस लड़की को सु कैनी पसंद आया उसने आगे कदम बढ़ाया और लियू फेई की आलोचना की, लेकिन निश्चित रूप से उनकी प्रतिक्रिया एक भावनात्मक थी क्योंकि वह केवल इस मामले पर गो किंग हे का पक्ष ले रही थी। उसे उम्मीद थी कि गो किंग हे को पता होगा कि लियू फेई का बचाव कैसे किया जाए। दूसरों ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम बहुत तुच्छ हो लियू फेई, आप एक बच्चे के साथ बहस कैसे कर सकते हैं? भगवान का शुक्र है वह ठीक है। यदि आपने उसे चोट पहुंचाई है तो वरिष्ठ भाई किंग हे को आपको दंडित करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप द्वंद्व युद्ध हार गए इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक बच्चे पर अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। लियू फेई को उस समय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब भीड़ ने उनके कृत्यों की निंदा करते हुए निंदा शुरू कर दी। यहाँ तक कि उसके कान भी गहरे लाल हो गए थे और उसके नथुने भाप से उबल रहे थे। गो किंग हे ने भौहें सिकोड़ी, अपना हाथ हिलाया और कहा, शायद यह लियू फेई की गलती नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो केंडो जिम के छात्र और विशेष रूप से लियू फेई आश्चर्यचकित थे। क्या वरिष्ठ भाई किंग हे और उनसे पहले का आदमी पूर्व सहपाठी नहीं थे? वह इसके बजाय लियू फेई का पक्ष क्यों ले रहा था? जियाओ लो हक्का बक्का रह गया और वह जोर से कांपने लगा। गो किंग हे मुस्कुराए और जोर से कहा, केंडो जिम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। इस नियम का उद्देश्य हमारे केंडोकास को मन की शांति के साथ प्रशिक्षित करने और आकस्मिक चोटों से बचने की अनुमति देना है। चूंकि एक बच्चे को यहाँ लाया गया था इसलिए उसके माता पिता को उसकी देखभाल करने और उसे इधर उधर भागने नहीं देने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य से लियू फेई गलती पर नहीं था, यह मेरे इस पुराने सहपाठी की गलती है। अध्याय 368, मुझे आपको बदलने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गो किंग हे ने धार्मिकता के स्वर के साथ बात की जो स्पष्ट और निष्पक्ष के रूप में सामने आया। वह अपने दोस्त को बचाने का कोई इरादा नहीं दिखाता था। भीड़ कुछ सेकंड के लिए शांत थी, फिर लड़की जिसे सु कैनी पसंद आया ने चुप्पी तोड़ दी। वह अजीब तरह से हंसे और कहा, वरिष्ठ भाई किंग हे सही है। गलती से, हाँ, मैंने पहले जो राय बनाई थी उसने इस महत्वपूर्ण कारक पर विचार नहीं किया था। हालांकि दूसरों ने उसके विचारों को प्रतिध्वनित नहीं किया, लेकिन उनकी चुप्पी गहरी थी। गो किंग हे मुस्कुराए और जियाओ लो के कंधों को थपथपाया। जियाओ लो, मुझे अपना पक्ष नहीं लेने के लिए दोष न दें, लेकिन केंडो जिम के अपने नियम है और आपकी बेटी प्रशिक्षण क्षेत्र में इधर उधर भागती है। इसलिए मैं अपनी सबसे ईमानदारी से माफी व्यक्त करता हूँ कि वह गलती से घायल हो गई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, दोस्त दोस्त है और व्यवसाय व्यवसाय है। इस घटना का मूल कारण यह है कि आपने अपनी बेटी की अच्छी तरह से देखभाल नहीं की, इसलिए आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लियू फेई को उम्मीद नहीं थी कि गो किंग हे उनका पक्ष लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से वह अंधा नहीं था और न ही अन्य थे। शरीर की भाषा से वे समझ सकते थे कि पूर्व सहपाठी होने के बावजूद गो किंग हे और इस युवक को किसी प्रकार की गलतफहमी लग रही थी। जियाओ लो मुस्कुराया क्योंकि उसने गो किंग हे को घूर कर देखा और मजाक उड़ाया, तो मुझे क्या करना चाहिए कक्षा के प्रमुख? व्यवसाय व्यवसाय है, दोस्त दोस्त है। इस तरह के वाक्यांशों के साथ चारों ओर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने आखिरकार गो किंग हे की वास्तविक प्रकृति के माध्यम से देखा। वह एक पाखंडी था जो उच्च नैतिकता वाले व्यक्ति के रूप में पेश करता था। उसने जो कहा वह उसके कार्यों के विपरीत था।
जैसा कि गो किंगहे ने खुलासा किया था कि वह किस तरह का व्यक्ति था, जियाओ लो ने अब महसूस किया कि उसे उसे कोई चेहरा देने की जरूरत नहीं थी, न ही उसे पूर्व सपाठियों के रूप में अपने पिछले रिश्ते के प्रति सचेत रहना था। क्या करें? यह कुछ भी नहीं है, वास्तव में सिर्फ एक दुर्घटना है। इस मुद्दे को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो इसके बारे में भूल जाओ, गो किंगहे ने कहा। इसके बारे में भूल जाओ? हम इसके बारे में भूल नहीं सकते। उन्होंने केंडोका के रूप में मेरी गरिमा का अपमान किया। उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। लियू फेई चिल्लाया क्योंकि उसने आक्रामक रूप से जियाओ लो पर अपनी उंगलियां उठाई। अब जब वह घटना पर गो किंगहे के रुख को जानता था तो उसने फैसला किया कि उसके लिए मामलों को अपने हाथों में लेने का रास्ता साफ था और जोर देकर कहा कि जियो लो उससे माफी मांगे। जियाओ लो, क्या आपने उसे अभी अपमानित किया है? गो किंगहे ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। ओह हाँ, मुझे लगता है कि मैंने किया, जियाओ लो ने व्यंग्यपूर्वक कहा। वह इस पल के लिए खुद को रोक रहा था और बस सु कैनी के लौटने का इंतजार कर रहा था। गो किंगहे ने जियाओ लो के चेहरे में बदलाव पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। फिर मुझे कहना होगा कि आप ही हैं जो इस सब के लिए जिम्मेदार है। आपको केंडो प्रैक्टिशनर के रूप में लियू फेई की गरिमा का अपमान नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। हाँ, क्या तुमने सुना है बेटा? जल्दी करो और मुझसे माफी मांगो। लियू फेई ने शियाओ लो की ओर अपनी नाक नीचे देखते हुए अपने चेहरे पर एक स्मग भाव देखा था। जियाओ लो अपने मुंह के एक कोने को ऊपर उठाते हुए व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने लियू फेई को एक स्थिर चमक के साथ देखा। सु कैनी जिम में दौड़ते हुए आए, सांस की कमी लग रही थी क्योंकि उन्होंने अपने सिर के ऊपर दवा की ट्यूब लहराई थी। जोर जोर से हाँफते हुए उन्होंने जियाओ लो को बुलाया। आइस फेस, मुझे यह मिल गया। जल्दी करो, छोटी राजकुमारी को ले आओ, मैं उस पर क्रीम लगाऊंगा। सु कैनी पहले से ही दीवार के बगल में लकड़ी की बेंच के पास बैठे थे और जल्दबाजी में एंटीसेप्टिक दवा को अनपैक कर रहे थे। जियाओ लो ने तुरंत सु जियाओबे को उठाया और चला गया, फिर सावधानी से उसे बेंच पर रखा। उसने धीरे से उसके सिर को थपथपाया और कहा, पिताजी को न्याय मांगने की जरूरत है। यहाँ बैठो और चाचा को अपने घाव का इलाज करने दो। लेकिन छोटी लड़की चिंतित थी और उसने लियू फेई को देखा, फिर जियाओ लो पर वापस आ गई। उसकी आंखें डर और चिंता से भर गई थी। चिंता मत करो, जियो लो ने कहा। सु कैनी सु जियाओबे के घुटने पर घर्षण का इलाज कर रहा था और जियाओ लो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने माना कि जियाओ लो सिर्फ सु जियाओबे को आराम देने के लिए कुछ कह रहे थे, लेकिन अगर उन्हें पता था कि जियाओ लो जो कुछ भी कह रहे थे उसमें गंभीर थे तो वह शांत नहीं रहते। सु जियाओबे से बात करने के बाद जियाओ लो पीछे मुड़ा और सीधे लियू फेई की ओर चला गया। लियू फेई ने सुना कि जियाओ लो ने सु जियाओबे से क्या कहा था और उसने कहा, बच्चे, क्या आपने गलत दवा ली है? उसके लिए न्याय चाहते हैं? बेहतर होगा कि आप सपने देखना बंद कर दे और जल्दी से मुझसे माफी मांगे, अन्यथा चीजें यहाँ बदसूरत हो जाएंगी। यदि आप अपने घुटनों पर नहीं हैं और मेरे पास पहुंचने से पहले माफी मांगते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। शियाओ लो के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी क्योंकि वह लियू फेई की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसने कभी भी खुद को एक क्षमाशील व्यक्ति नहीं माना और अगर किसी ने उसे धमकाने की हिम्मत की तो उन्हें अपने घुटनों पर उतरने और पश्चाताप करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अचानक जियाओ लो से एक अजीब आभा निकली और पूरे केंडो जिम में एक ठंड फैल गई जिससे हर कोई घबराहट में कांप गया। यहाँ तक कि लियू फेई ने इसे महसूस किया, जिससे उसे भ्रम हो गया कि जो युवक उसकी ओर चल रहा था वह इंसान नहीं था बल्कि एक भयानक राक्षस था। उसने अपने सिर से विचार हिलाया और उन्माद से हंसा। हाँ, तो ऐसा लगता है कि आपने गलत दवा ली है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने घुटनों पर आ जाऊं? बेहतर होगा कि आप जाग जाएं, आप अपनी नींद में बात कर रहे होंगे। गो किंगहे का इस सर्पिल संघर्ष को रोकने का कोई इरादा नहीं था। जब उन्हें पता चला कि जियांगचेंग में उनके अल्मा मेटर पुनर्मिलन के दौरान जियाओ लो के कार्यशाला के मालिक थे तो उन्हें व्यथित महसूस हुआ कि जियाओ लो ने उनकी उपलब्धियों पर पानी फेर दिया था। यह इस वजह से था कि उनके दिल में जियाओ लो के प्रति गहरी नाराजगी थी। वाह, तलवार के द्वंद्व में बुरी तरह हारने के बाद फिर अब कुछ बच्चों द्वारा ताना मारा जाना जो अपनी जगह नहीं जानते थे, लियू फेई के लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक था। क्रोधित, उसने आखिरकार अपना दिमाग खो दिया और एक गगनभेदी दहाड़ के साथ जियाओ लो पर चार्ज किया। उन्होंने दोनों हाथों में ऊंची लकड़ी की तलवार से हमला किया और जियो लो को यह दिखाने का इरादा किया कि वह कितना शक्तिशाली केंडो प्रतिपादक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लियू फेई की दहाड़ गड़गड़ाहट की ताली की तरह लग रही थी और पूरे जिम में गूंज रही थी। वह एक तेंदुए की तरह आगे बढ़ गया और आश्चर्य के तत्व को हासिल करने के लिए दहाड़ का इस्तेमाल किया, जिससे उसे गति और हमले की गति में क्षणिक बढ़त मिली। उसकी उठी हुई लकड़ी की तलवार तुरंत शियाओ लो के कंधे पर बुरी तरह से नीचे की ओर अटक गई। यहाँ तक कि लकड़ी की तलवार का प्रहार अभी भी नुकसान और असहनीय दर्द दे सकता था और लोहे की छड़ से मारे जाने से अलग नहीं था। नहीं, पिताजी। सु जियाओबे इतनी डर गई थी कि वह चिल्लाई और अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया, देखने की हिम्मत नहीं की। ख्वाक। जब लकड़ी की तलवार ने शियाओ लो के कंधे पर अपना निशान पाया तो एक जोर से भयानक आवाज हुई। शियाओ लो ने आंतरिक शक्ति की एक शक्तिशाली लहर को बाहर की ओर घुमाते हुए उसे हिलाते हुए लकड़ी की तलवार के माध्यम से एक उग्र धारा की तरह उछाल दिया। लियू फेई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था और उसका चेहरा अचानक झुक गया क्योंकि उसने लकड़ी की तलवार के माध्यम से एक भारी बल बहने का अनुभव किया, जिससे उसके हाथों में भारी दर्द का झटका लगा। उसकी पकड़ से तलवार उड़ने के बावजूद उसे वापस फेंक दिया गया। अभी क्या हुआ? लियू फेई ने पूरी तरह से सदमे में अपनी कांपती बाहों को देखा और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ था। वह केवल इतना जानता था कि उसने लकड़ी की तलवार से युवक को अपने कंधे पर मारा और अगली बात वह था जिसे जमीन पर गिरने के बाद वापस फेंक दिया गया था। यह कैसे संभव हुआ? गो किंगहे सहित पक्षपाती भीड़ ने जो कुछ देखा उस पर वे रो पड़े। जो कुछ अभी हुआ था उसका कोई मतलब नहीं था। शियाओ लो ने जिम के फर्श पर पड़ी लकड़ी की तलवार पर नजर डाली और उसकी दिशा में अपनी बाह बढ़ाकर अपनी उंगलियों को चौड़ा कर दिया और अविश्वसनीय रूप से 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम्स के आकर्षण बल को नियोजित करके लकड़ी की तलवार हवा के माध्यम से उसके हाथों में उड़ गई। हाफ। हर कोई फिर से रो रहा था, इस बार दहशत में, और उनके जबड़े गिर गए क्योंकि वे हैरान चुप्पी में जियाओ लो को देख रहे थे। यह भी कैसे संभव था? क्या उसने टेलीकिनेसिस का उपयोग किया था? उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे भ्रम में हैं।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितनी बार अपनी आंखें बंद कर ली, फर्श पर पड़ी लकड़ी की तलवार वास्तव में जियाओ लो के हाथों में थी। हाँ, यह कौन सा जादू है? लियू फेई ने आत्मधार्मिकता और अहंकार के अपने आचरण को त्याग दिया था और उसका चेहरा सुस्त लग रहा था, उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने में टूट गया था। नहीं, यह मार्शल आर्ट है। जियाओ लो ने अपने चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, फिर बिना किसी चेतावनी के उसने लियू फेई के दाहिने पैर में लकड़ी की तलवार मार दी। अरे वाह! लियू फेई बुरी तरह से घायल हो गए क्योंकि क्रंचिंग झटका तुरंत उनके दाहिने पैर को तोड़ दिया। अध्याय 369 तीव्र करें। जब लियू फेई का शोकपूर्ण विलाप विशाल केंडो जिम में गूंज उठा तो भीड़ डर गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह दिल दहला देने वाला दृश्य था क्योंकि उसका टूटा हुआ दाहिना पैर एक अप्राकृतिक अजीब कोण पर झुका हुआ था। केंडो जिम में हर कोई डर गया क्योंकि वे अपनी आंखों में डर के साथ जियाओ लो को देख रहे थे। सिर्फ गलतफहमी की वजह से किसी की टांग तोड़ना शातिराना था। वह कौन था? एक गैंगस्टर? शायद केवल गैंगस्टर ही अपने आचरण में इतनी क्रूरता से व्यवहार करेंगे। गो किंगहे चकित था और वह विश्वास नहीं कर सका कि वह क्या देख रहा था। उन्होंने हमेशा झांग दशान को परेशानी वाले व्यक्ति के रूप में देखा जिसने बुरे आदमी की भूमिका निभाई, अंतहीन झगड़े और झगड़े में संलग्न था, सचमुच किसी भी चीज से डरता नहीं था। दूसरी ओर जियाओ लो बिल्कुल विपरीत था, उसके पास एक संयमित व्यक्तित्व था और अनावश्यक रूप से परेशानी का कारण नहीं होगा, न ही वह ऐसा करने के लिए तैयार होगा। लेकिन अब क्या हो रहा था? उन्होंने बिना कुछ सोचे लियू फेई का दाहिना पैर तोड़ दिया और ऐसा लगता है कि उन्होंने मार्शल आर्ट के किसी रूप में महारत हासिल कर ली है ताकि ऐसी अथाह शक्तियां हासिल की जा सके। अगर झांग दाशान वहां होते तो वह निश्चित रूप से गो किन्हे को बताते कि जियो लो के बारे में उनकी समझ गलत थी। यह सच था कि जियाओ लो कभी परेशानी का कारण नहीं बनेगा, न ही वह ऐसा करने के लिए तैयार होगा। लेकिन गो किन्हे ने जिस एक महत्वपूर्ण कारक की अनदेखी की थी वह यह था कि जियाओ लो के धैर्य की एक सीमा थी और एक बार जब वह रेखा पार हो गई, भले ही कोई जेड सम्राट हो, जियाओ लो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसके सामने वह व्यक्ति न हो। आपने मुझे एक बार झटका दिया, मैं आपको एक बार वापस मार देता हूँ, इसलिए यह उचित और चौकोर है। फिर जियाओ लो ने लियू फेई को एक डरावनी चकाचौंध दी और कहा, लेकिन आपने जानबूझकर मेरी छोटी लड़की को नीचे गिरा दिया, यह अस्वीकार्य है। इसलिए आपको अभी भी इसके लिए एक किक प्राप्त करनी होगी और उसके बाद मैं इसे भी कहूंगा। जब लियू फेई ने यह सुना तो उसकी आत्मा लगभग उसके शरीर से बाहर कूद गई। यहाँ तक कि लकड़ी की तलवार से उसके एक वार ने भी उसका पैर तोड़ दिया था। एक लात उसके साथ क्या करेगी? क्या उसका दूसरा पैर भी टूट जाएगा? उसने आतंक में अपना सिर हिलाया, जियाओ लो से विनती करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए अपने हाथ उठाए और कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, नहीं, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे खेद है, कृपया। जियाओ लो की क्रूरता और ताकत ने लियू फेई की प्रतिरोध करने की इच्छा को पूरी तरह से तोड़ दिया और वह आंसू में टूट गया। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है, जियाओ लो ने अपना सिर हिलाते हुए और लियू फेई को एक गंभीर मुस्कान देते हुए कहा। जियाओ लो! गो किन्हे चिल्लाया और उसे रोकने के लिए जल्दी से शियाओ लो की ओर भागा। उन्होंने फर्श पर लियू फेई को सख्ती से देखा और कहा, बहुत हो गया। जियाओ लो ने उसे निष्क्रिय रूप से देखा और उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान के साथ उसने लियू फेई के चेहरे पर एक भयंकर लात मारी। लियू फेई के मुंह से खून की एक धारा बह निकली और इसके साथ एक दांत भी उड़ गया। इससे पहले कि वह चिल्ला पाता, लियू फेई बाहर निकल गया। तुम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गो किन्हे की आंखें खून से लथपथ और उभरी हुई थी जैसे कि वे फट गई हों क्योंकि वह अनियंत्रित क्रोध के साथ जियाओ लो को देख रहा था। कक्षा प्रमुख के पद के साथ जाने वाली प्रतिष्ठा के आदी होने के बाद उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के सहपाठियों के बीच एक महान प्रतिष्ठा होने पर गर्व किया। शियाओ लो के कार्यों ने निस्संदेह गो किन्हे को बताया कि उनके शब्दों का अब कोई मतलब नहीं है। यह उसके और मेरे बीच है, इसलिए इससे दूर रहो। जियाओ लो ने उसे उदासीनता की हवा के साथ चेतावनी दी। गो किन्हे की प्रतिक्रिया घटना के प्रति अनुचित और संवेदनाहीन थी, इसलिए जियाओ लो इस बारे में बहुत चिंतित नहीं था कि वह कैसा महसूस करता था। इसके अलावा वह पहले से ही निश्चित था कि गो किन्हे एक पाखंडी से ज्यादा नहीं था जो उम्मीद कर रहा था कि वह पिटाई करके खुद को शर्मिंदा करेगा। ऐसे कुटिल नाग के प्रति विनम्र होना अब आवश्यक नहीं था। वह हमारे केंडो जिम का सदस्य है और केंडो जिम के वरिष्ठ के रूप में आपके कार्य मेरे लिए मुश्किल बना रहे हैं। गो किन्हे जोर से बोला और कुछ हद तक उदास लग रहा था। वह तब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोते दिखाई दिए और कहा, इसके अलावा आपकी गलती है। आपको अपनी बेटी को यहाँ पहली बार में नहीं लाना चाहिए था, उसे केंडो जिम के अंदर दौड़ने की अनुमति देना तो दूर की बात है। सौभाग्य से उसने केवल अपने घुटने को चोट पहुंचाई, लेकिन भले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गई, आप वह है जिसने इसके लिए पूछा और किसी और को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। आपको यह बहाना भी नहीं देना चाहिए कि वह अभी भी एक छोटा बच्चा है और इसके बजाय आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि आप गलत है। इससे सीखो और फिर से वही गलती मत करो। मेरी गलती स्वीकार करो। क्या मैं गलत था? शियाओ लो ने कहा। निश्चित रूप से आपको अपनी बेटी को केंडो जिम में नहीं लाना चाहिए था। गो किन्हे उस बिंदु पर चिल्लाते रहे, यह जानते हुए कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ नहीं था। जियाओ लो ने जवाब दिया, आपने उल्लेख किया है कि केंडो जिम 5 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है, लेकिन मैंने जिम के चारों ओर देखा है तो मैंने एक भी संकेत क्यों नहीं देखा है जो ऐसा कहता है। क्योंकि यह निषिद्ध है, जैसा कि आप कहते हैं, तो इसे कहीं और लगाया जाना चाहिए। मेरा अनुमान है कि यह सिर्फ एक नियम है जिसे आपने बनाया है, क्या मैं सही हूँ? दूसरों को अपनी कम नैतिकता से मत आको। हर कोई जानता है कि केंडो जिम बच्चों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। वरिष्ठ भाई किन्हे एक धर्मी व्यक्ति है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि वह आपके जैसा अनुचित और भ्रमपूर्ण सहपाठी कैसे हो सकता है। आप उसकी छवि खराब कर रहे हैं। लड़की जिसे सु कैनी पसंद करती थी आगे आई और जियाओ लो पर चिल्लाई। उनकी निंदा के बाद केंडो जिम के अन्य छात्रों ने भी इसका अनुसरण किया और जियो लो की आलोचना की। मुझे पहले उसके साथ सहानुभूति थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना क्रूर व्यक्ति होगा। मुझे अब उनकी बेटी पर कोई दया नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ भाई किन्हे हमेशा धर्मी होते हैं और केंडो में उनका कौशल भी उत्कृष्ट है। उनके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास इस तरह के घृणित सहपाठी का ऐसा बुरा रवैया कैसे हो सकता है? एक वयस्क की गलती जरूरी नहीं है जब एक बच्चे को नीचे गिरा दिया जाता है और ऐसा लगता है कि वह नैतिक जबरदस्ती के लिए मामला बना रहा है। हम इसे अस्वीकार करते हैं।
अचानक हर कोई जियाओ लो पर अपनी उंगली उठा रहा था। 1 मिनट रुको, मैं लगभग 2 महीने से यहाँ हूँ। ऐसा कैसे है कि मुझे कभी नहीं पता था कि ऐसा कोई नियम मौजूद है। सुकैनी की अनोखी कर्कश आवाज ने प्रलापों के शोर को भेद दिया। यद्यपि वह जियाओ लो के हमले के कार्य से डर गया था, सच्चाई के क्षण में वह बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ लो के पक्ष में खड़ा था। जिस लड़की को वह पसंद करता था, वह चिल्लाई, क्या 2 महीने वास्तव में इतने लंबे हैं? अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो आप नहीं जानते हैं। सुकैने, आपका यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है। चुप रहो। वह किसी तरह सुकैनी पर तत्काल प्रभाव डाल रही थी क्योंकि उसने तुरंत अपने होंठों को चूम लिया था। तुयुं, जल्दी करो और एम्बुलेंस के लिए 120 डायल करो। लियू फेई बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता, गो किन्हे ने उससे कहा। ठीक है। वांग तुयुन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और 120 डायल किया। जियाओ लो ने सुकैनी को सार्थक रूप से देखा और उसे कंधे पर थपथपाया। जागने का समय है, दोस्त, उसने कहा। यह स्पष्ट था कि वांग तुयुन गो किन्हे में था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुकैनी ने कितना लगाया, वह गो किन्हे की छोटी उंगली से भी तुलना नहीं कर सकता था। जियो लो जो मुद्दा बना रहा था, वह यह था कि ऐसी लड़की पर समय और भावनाएं क्यों बर्बाद करें। शियाओ लो ने काफी कुछ देखा था। उसने लकड़ी की तलवार को एक तरफ फेंक दिया और उसके साथ जाने की तैयारी करते हुए सु जियाओबे के पास वापस चला गया। तुम जहां हो वहीं खड़े रहो। गो किन्हे चिल्लाया। क्या कुछ और है? जियाओ लो ने गो किन्हे का सामना करने के लिए मुड़ते हुए जवाब दिया। असंतुष्ट महसूस करते हुए गो किन्हे ने कहा, क्या आप किसी के पैर को तोड़ने के बाद ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं? शियाओ लो हंसने लगा। वह प्रतिक्रिया देने के मूड में भी नहीं था और सु जियाओबे की ओर वापस चलने के लिए मुड़ गया। गो किन्हे क्रोधित हो गया और उसके मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से हिल गए। उसे रोको, वह चिल्लाया। इसके तुरंत बाद केंडो जिम के 20 से अधिक छात्र शियाओ लो पर उतर आए और जियाओ लो के रास्ते को रोकने के लिए पंखे के आकार का अवरोधक बना दिया। यह मत सोचो कि आप किसी को घायल करने के बाद छोड़ सकते हैं। आपको हमारे पीछे पुलिस स्टेशन जाना होगा, वांग तुयुन ने कहा। जियाओ लो ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन इसके बजाय वह पीछे मुड़ा और गो किन्हे को सवालिया आंखों से देखा। गो किन्हे ने धूमधाम से आगे कदम बढ़ाया और कहा, जियाओ लो, हालांकि आप और मैं सहपाठी थे, आप वास्तव में इस बार ओवरबोर्ड हो गए हैं। मुझे इस मामले को पुलिस को सौंप देना चाहिए। वांग तुयुन ने कहा, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है और वे जल्द ही पहुंचेंगे। अध्याय 370, आप कोशिश क्यों नहीं करते? जियाओ लो ने अपना रास्ता रोकने वाले केंडो छात्रों के रैंक पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से नजर डाली और कहा, और क्या होगा अगर मैं छोड़ने पर जोर दूं? तब हम सब तुम्हें वश में कर लेंगे और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। वांग तुयुन ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि आपने किस राक्षसी मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है, लेकिन हालांकि हम अकेले आपके लिए कोई मुकाबला नहीं है, सामूहिक रूप से एक समूह के रूप में हम आपको सिर्फ आप पर थूक कर डुबो सकते हैं। हमारा समर्थन करने के लिए हमारे पास सीनियर ब्रदर किन्हे भी है, इसलिए इस केंडो जिम से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। उसकी छाती फूली हुई थी और वह बहुत आश्वस्त थी। जरूर, आप कोशिश कर सकते हैं। क्यों नहीं? जियाओ मुस्कुराया और उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी से चमक उठीं। जब जियाओ लो ने केंडो छात्रों को देखा तो वे अनजाने में एक कदम पीछे हट गए क्योंकि उनके दिल बेचैनी में एक पल के लिए कांप रहे थे। उनके सामने इस अजनबी के पराक्रम ने तर्क को झुठला दिया। उसके पास आंतरिक शक्ति थी जिसके बारे में उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था और यहाँ तक कि किसी प्रकार के टेलीकिनेसिस जैसे बल का उपयोग करने में भी सक्षम था। ऐसी शक्तियों के साथ वह बहुत अच्छी तरह से अपने स्वामी के खिलाफ जा सकता था। अपने दिमाग में इस तरह के विचारों के साथ वे तय नहीं कर सकते थे कि क्या करना है और कुछ मार्गदर्शन की उम्मीद में अपने गुरु के पसंदीदा शिष्य गो किन्हे पर घबराहट से नजर डाली। जियाओ लो, क्या आप वास्तव में मुझे आप पर हमला करने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं? गो किन्हे ने कहा। जियाओ लो ने हंसते हुए टिप्पणी की, गो किन्हे, एक सज्जन होने का नाटक करना बंद करो। मुझे यकीन है कि आप जियांगचेंग में हमारी सभा के दौरान भी मुझे मेरी जगह रखना चाहते थे, केवल आपको ऐसा करने का मौका नहीं मिला। अब वह अवसर आपके सामने प्रस्तुत हो गया है, तो आप इसे कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे याद नहीं है कि हमारे बीच कोई बुरा खून था, इसलिए अगर कोई समस्या है तो यह केवल आपके बढ़े हुए अहंकार के कारण हो सकता है। हमारे सहपाठियों के लिए जो आपसे भी बदतर कर रहे हैं, आप उन्हें दोस्तों के रूप में व्यवहार करेंगे। अधिक सफल लोगों के लिए वे आपके प्रतिद्वंद्वी होंगे। क्या मैं सही हूँ? जियाओ लो द्वारा अपने सच्चे चरित्र को इतनी सटीकता से प्रकट करने के साथ गो किन्हे को लगा जैसे वह हर किसी की सतर्क आंखों के सामने नग्न खड़ा था और आत्मजागरूक हो गया। वह अचानक आक्रोश और अपमान की भावना से दूर हो गया और उसने अपने क्रोध के आगे घुटने टेक दिए। अशुभ रूप से उसने अपने दांतों को किरकिरा किया और अपनी तलवार मांगी। वांग तुयुन ने जवाब दिया और जल्दी से हथियार लाने के लिए दौड़ पड़ा। जब वह लौटी तो उसने अपने हाथों में पश्चिमी शैली की तलवार पकड़ ली। यह लकड़ी की नहीं थी बल्कि एक असली तलवार थी जो मानव मांस को काट सकती थी। यह लगभग 100 सेंटीमीटर लंबाई के सीधे ब्लेड के साथ एक पतली पतली युगल तलवार थी। इसमें एक विस्तृत हिल्ट था और इसका एकलधारी ब्लेड टेम्पर्ड स्टील से बना था, फुलर और एक तेज नुकीले सिरे तक पतला था। इंडोर लाइटिंग के नीचे ब्लेड चमक रहा था जिससे एक अच्छी तरह से होने वाला किनारा दिखाई दे रहा था जो रेजर शार्प लग रहा था। यह आसानी से मांस के माध्यम से छेद या टुकड़ा कर देगा जिससे एक भयानक घाव और रक्त का बड़ा नुकसान होगा। गो किन्हे उग्र लग रहे थे क्योंकि उन्होंने शियाओ लो पर अपनी तलवार तान दी और कहा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप यहाँ से जाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं और पुलिस के आने तक इंतजार करना चाहते हैं? तो आपने एक असली तलवार का उपयोग करने का फैसला किया है, लेकिन कटाना क्यों नहीं, मुझे आश्चर्य है। जहां तक जियाओ लो का सवाल था, इस तलवार ने प्रभावी रूप से उनकी दोस्ती के अंतिम अवशेषों को मिटा दिया। इसके बाद गो किन्हे को उन लोगों की सूची से बाहर रखा जाएगा जिन्हें वह दोस्त मानते थे। अचानक सु जियाओबे ने भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता निचोड़ा और जियाओ लो की ओर भागा। वह अपनी जांघ से चिपक गया और अपने आंसुओं को रोकते हुए उसने विनती की, अंकल, चाची, कृपया मेरे पिताजी को चोट न पहुंचाएं। मुझे खेद है, यह मेरी गलती है, मुझे इस जगह पर इधर-उधर नहीं भागना चाहिए था। उसकी आवाज एक बच्चे की थी, लेकिन उसका दिमाग उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व था। जियाओ लो के आसपास इतने सारे नाराज लोगों को देखकर और उसकी भलाई के लिए डरते हुए उसने अपने पिता को बचाने के लिए केवल वही किया जो वह कर सकती थी। छोटी लड़की, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, चले जाओ। वांग तुयुन चुप हो गया।
नहीं, मैं नहीं करूंगा। वह मेरे पिता है। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये लोग पिताजी के साथ कुछ नहीं कर सकते। जियाओ लो ने प्यार से अपना सिर हिलाया और फिर धीरे से अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछे। अपनी सुरक्षा के लिए सु जियाओबे की चिंता ने उसके दिल को पिघला दिया और वह यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि वे वास्तव में पिता और बेटी थे। इन शब्दों ने केंडो छात्रों को परेशान कर दिया और उनके भाव काले हो गए। वे इस बात से नाराज थे कि तलवार से लैस उनके बड़े भाई के साथ भी उन्होंने उन्हें बेदर्दी से देखने की हिम्मत की। सुक्यानी, आओ और जियाओबे को दूर ले जाओ। सुक्यानी अभी भी एक दुविधा में था, बहुत दूर खड़ा नहीं था और जियाओ लो को उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना पड़ा। है ना? आह, ठीक है, ठीक है। सुक्यानी ने जल्दी से भीड़ को निचोड़कर वहां अपना रास्ता बनाया, फिर तुरंत सु जियाओबे को दूर ले गए। सु जियाओबे के जाते ही शियाओ लो के शरीर पर आभा अचानक तेज हो गई। एक राक्षस अपनी बेड़ियों से मुक्त हो गया था और उसका क्रूर क्रूर पक्ष लोगों के सामने प्रकट हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और एक शैतानी मुस्कान बिखेरी। गो किन्हे, आप शुरू कर सकते हैं। जियाओ लो के ताने ने गो किन्हे को परेशान कर दिया और उन्हें कार्रवाई के लिए उकसाया गया। गो किन्हे ने एक जलती हुई नफरत के साथ देखा और सभी दिखावे छोड़ दिए। अपने छात्रों को बुलाते हुए वह चिल्लाया, उस पर हमला करो, सब एक साथ। उसे नीचे लाओ और पुलिस को सौंप दो। लेकिन किसी ने भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। वे सभी इंतजार कर रहे थे या कोई और पहला कदम उठाने के लिए। इससे पहले शियाओ लो की निर्दयी शक्ति प्रदर्शन के बाद वे एक अच्छे कारण से विचलित हो गए थे। वफादारी और स्नेह का प्रदर्शन करते हुए वांग तुयुन ने शियाओ लो को नीचे उतारने के लिए चार्ज का नेतृत्व किया। तुम जियाओ उपनाम के साथ। हमारा केंडो जिम आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए बड़े पैमाने पर दौड़ने की जगह नहीं है। अंदर जाते हुए उसने अपनी लकड़ी की तलवार को ऊंचा उठाया और जियाओ लो के सिर पर बड़ी ताकत से वार करने के लिए उसे नीचे पटक दिया। जियाओ लो ने कोई चिंता नहीं दिखाई और गार्ड या सावधानी बरतने के लिए भी नहीं दिखाई दिया। अचानक उसने अपनी हथेली को बाहर की ओर धकेला और ऊर्जा की एक लहर भीतर से उठी और वांग तुयुन को लगभग 3 से 4 मीटर तक हवा के माध्यम से वापस भेजने के लिए बाहर की ओर विस्फोट किया। उसके शरीर के साथ कोई संपर्क किए बिना उसने आसानी से उसे भेज दिया था। जब वह फर्श पर पड़ी थी तो उसने खून से लथपथ मुंह उगल दिया और उसकी लकड़ी की तलवार आधी टूट गई थी। यह जियाओ लो की आंतरिक शक्ति का बल था। हाफ भीड़ स्तब्ध और हैरान थी कि शियाओ लो वांग तुयुन जैसी नाजुक लड़की पर इतनी कड़ी मेहनत करेगा। वांग तुयुन खुद भी इस पर विश्वास नहीं कर सका और उसकी आंखें सदमे से खुल गई क्योंकि उसने जियाओ लो को डरावनी दृष्टि से देखा। क्रोध और शर्म की एक भारी भावना का पालन किया गया क्योंकि जबकि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, उसने सोचा था कि उसके निष्पक्ष दिखने के साथ जियाओ लो कम से कम कुछ दया दिखाएगा। यह सच्चाई से बहुत दूर था क्योंकि जियाओ लो ने ऐसा नहीं सोचा था। बस वहां खड़े होकर मत देखो, तुम सब मुझ पर आओ। अगर आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं तो आप मुझे कैसे वश में करेंगे और मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे? शियाओ लो ने मजाक उड़ाया। केंडो छात्रों ने एक दूसरे को देखा, अपना साहस पाया और जियाओ लो पर उतरते समय एक स्वर में दहाड़ लगाई। अपने हाथों में लकड़ी की तलवारों के साथ उन्होंने केंडो जिम में जो कुछ भी सीखा था उसे लागू किया और इसे वास्तविक लड़ाई में डाल दिया। उन्हें अभी भी दृढ़ विश्वास था कि वे संख्याओं के लाभ के साथ जियाओ लो को पार कर सकते हैं। जियाओ लो ने अपनी नंगी मुट्ठी के साथ उनसे मुलाकात की। यह दृश्य एक बाघ की तरह लग रहा था जो भेड़ों के झुंड पर हमला कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भेड़ें थी, उनका एकमात्र भाग्यवत था। केंडो छात्रों को एक के बाद एक जमीन पर पटक दिया गया। कुछ अपना पेट पकड़े हुए थे जबकि अन्य अपनी छाती या पैरों को पकड़े हुए थे और वे सभी पीड़ा से करा रहे थे। जियाओ लो ने 18 सबड्यूइंग ड्रैगन पाम्स करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का केवल 3वां हिस्सा इस्तेमाल किया था। अब केवल 5 या 6 छात्र बचे थे। उसने उन सभी को एक बार में मारा और उन्हें वापस फेंक दिया गया, दर्द से चीखते हुए फर्श पर भारी उतरने और खून की उल्टी करने से पहले। गो किन्हे हमला करने वाले आखिरी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने छात्रों को पहले जियाओ लो के आंदोलनों का निरीक्षण करने के लिए झड़प में भेजा था और उन्हें आखिरकार एक उद्घाटन मिला। जब जियाओ लो ने शेष 5 या 6 लोगों को भेजा तो उसने अपनी तलवार का हमला किया। यह तलवार का तरीका था जिसे उसने अपने पूरे जीवन में सीखा था और जैसे ही वह अपनी तलवार के साथ एक हो गया, वह ठंडे प्रकाश की किरण की तरह अंतरिक्ष में बह गया। शिंग रैपियर ने फेफड़ों और पलकों के जटिल पैटर्न में हवा के माध्यम से घूमना शुरू कर दिया जो तेज, सटीक और निर्दयी थे। प्रकाश की गति के साथ ब्लेड की तेज नोक अचानक पूर्ण कौशल के प्रदर्शन में जियो लो की छाती की ओर बढ़ गई। शियाओ लो ने ब्लेड पर अपनी नजर रखी और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया क्योंकि वह आसानी से हमलों से बच गया था। जब अंतिम जोर निष्पादित किया गया था तो जियाओ लो ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी और मध्य उंगली के बीच अपनी आंतरिक शक्ति को केंद्रित किया। ब्लेड के उसकी छाती में छेद करने से ठीक पहले जियाओ लो ने 2 सीधी उंगलियों के बीच कसकर दबाते हुए रैपियर की नोक को पकड़ लिया और यह 1 और सेंटीमीटर आगे या पीछे ले जाने में असमर्थ था। गो किन्हे की आंखें डर से उभरी और वह तुरंत ठंडे पसीने में फूट पड़ा, अविश्वास में अपनी फंसी तलवार को घूर रहा था। जियाओ लो ने अपनी 2 उंगलियों के बीच एक पूर्ण रक्त वाली तलवार को दबाकर रोक दिया था। यह कैसे संभव हो सकता है?